नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ये वक्त कहानी कुर्सी की का हो गया है। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी जी हैं, समीर चौगांकर जी हैं, हर रोज आप इन्हें सुनते ही हैं। आज हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी भी हैं और साथ ही राकेश शुक्ला जी भी हमारे साथ आज कहानी कुर्सी की में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत सर आप दोनों का भी। आज हम छोटी छोटी लड़ाई में कैसे बड़े बड़े मुद्दे आने लगते हैं, इससे बात की शुरुआत करेंगे। कहानी यहां से शुरू होगी। कैसे लोकल बॉडी इलेक्शन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी आ जाते हैं, कहानी यहां से शुरू करेंगे। बात बीएमसी की हो रही है, देश के सबसे बड़े नगर निगम के चुनाव की हो रही है। मुंबई के बीएमसी का नया बॉस कौन होगा, यह 16 जनवरी को पता चलेगा जब नतीजा आएगा। लेकिन आखिर क्या कारण है कि एक कॉर्पोरेशन के चुनाव पर न केवल एक शहर बल्कि पूरे देश की नजर है? इसका कारण बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे रईस नगर निगम है बीएमसी। इसलिए इस बार चुनाव भी बेहद अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। ओवैसी ने तो बीएमसी चुनाव को इंटरनेशनल बना दिया है। वो बीएमसी चुनाव में बांग्लादेश, शेख हसीना के नाम पर तो वोट मांग ही रहे थे, अब तो वो डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करने लगे हैं। वेनेजुएला में जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इस बहाने वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप कर सकते हैं तो मोदी जी पाकिस्तान से आतंकी सरगनाओं को क्यों नहीं ला सकते। वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखबशुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। अब राजनीति क्या क्या ना बुलवाए, चुनाव तो बीएमसी का है, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है, मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। लोकल बॉडी इलेक्शन में समीर जी मुद्दा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय लेकर आ गए हैं, ट्रंप की स्ट्राइक के बहाने मोदी जी को ललकार रहे हैं कि आप भी एक स्ट्राइक कर दो। बिल्कुल, देखिए अब बीएमसी को तो सिर्फ लोकल बॉडी नहीं है, बीएमसी का एक अलग ही स्टेटस है। बीएमसी का बजट जो है वो तो कई राज्यों से बड़ा तो बजट है उसके के पास। बयान से समझ में आ बिल्कुल, और बीएमसी की लड़ाई इस बार बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ने की तैयारी में ओवैसी भी साहब लगे हुए हैं, क्योंकि ओवैसी साहब ऐसे है कि जिनको हैदराबाद के बाहर, तेलंगाना के बाहर उनको अगर पहला कोई सांसद मिला था वो महाराष्ट्र से ही मिला था, और महाराष्ट्र में उनको, बिहार में जिस तरीके से उनके विधायक 5 जीत के आए, उनको लग रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में भी मैं बीएमसी में कोई बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाऊं, और महाराष्ट्र को उन्होंने इसमें लिया हुआ है। देवेंद्र फडणवीस भी इस बार पूरी कोशिश महाराष्ट्र को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक शिवसेना का ही मेयर वहां पर आया, भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना मेयर बना नहीं पाई। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि एक मौका है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का वहां पर काम है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है, और शिवसेना जिस तरीके से टूटी है, उसके बाद बीजेपी को भी लग रहा है कि वहां अपना मेयर बनाने की पूरी संभावना है। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार भाई महायुति का मेयर बनेगा, कोई हिंदू बनेगा और वो भी मराठी बनेगा। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई मराठी आदमी बनेगा। हालांकि ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि कोई बुरके वाले को हम बनाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब 15 तारीख को वोटिंग है, 16 को रिजल्ट आने वाला है, तो 29 नगर निगम में चुनाव प्रचार बहुत धुआंधार है, जिसमें बीएमसी है और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तमाम बड़ी कॉर्पोरेशन को लेकर सबका अपना प्रचार चल रहा है। लेकिन अब ओवैसी साहब तो पहुंच गए वहां पर। मजेदार बात यह है कि ओवैसी साहब के साथ कांग्रेस ने कई सीटों पर गठबंधन भी कर लिया है, मतलब ओवैसी की सीटें छोड़ दी कई जगह। वो कहानी भी रखूंगी मैं दर्शकों के सामने। तो लेकिन मुस्लिम वोट कितना जरूरी है ओवैसी के लिए, और ये मुस्लिम वोटों का समीकरण क्या है सर, एक बार ये जरा डिटेल में दर्शकों के सामने रख दूं। दरअसल आप बीएमसी के 2017 के चुनावों के नतीजे को याद करें,
असदुद्दीन ओवैसी ने कितनी सीटें जीती थी? 7 सीटें जीती थी। किसके दम पर जीती थी? मुसलमानों के दम पर जीती थी। और अभी जो हाल ही में एक टिप्स की रिपोर्ट भी आई है, वो क्या बोल रही है कि 21% जो है वो मुस्लिम आबादी है। और ये आबादी कहां कहां पर असर डालती है आप देखें। 60 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम आबादी का सीधा असर दिखाई देता है। इसमें धारावी की 33% तो आप अलग कर लें, लेकिन भाईखला, मानखुर्द, शिवाजी नगर, मुंबा देवी, यहां पर तो 50% से अधिक मुस्लिम डोमिनेंस है। समीर जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। धारावी की अगर बात करें तो धारावी से वर्षा गायकवाड़ सांसद है कांग्रेस की, एक सीट जो है वहां दलित और मुस्लिम का बड़ा डोमिनेंस है धारावी वाला एरिया के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि अब ओवैसी साहब की पूरी कोशिश है कि बॉम्बे के जो मुस्लिम वोटर्स है बीएमसी में, जो कई बार कांग्रेस के साथ रहे लंबे समय तक, शरद पवार के साथ रहे और समाजवादी पार्टी के साथ रहे थे, उनको अब ओवैसी टारगेट लेकर चल रहे हैं कि बीएमसी में स्टेज में आ जाए कि वो कम से कम 20 से 25 सीटें जीत सके बीएमसी के अंदर। और कोशिश उनकी यही, और अजित पवार भी नहीं चाहते कि उनका मुसलमान वोट टूटे, इसलिए अजित पवार को गठबंधन में, महायुति में नहीं लिया इस बार बीएमसी में। अजित पवार अलग लड़ रहे हैं, उनके नेता नवाब मलिक है, नवाब मलिक अलग मुस्लिम वोटर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अबू असीम आजमी वो अलग मुस्लिम वोटों के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना दावे। कांग्रेस का था अलग मुस्लिम वोट बैंक, और कल डिस्कस भी कर रहे थे एक सर्वे जो आया था कि जिसमें बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, उद्धव के साथ नहीं जा रहा है। तो इस बार बड़ा वोटों का बिखरा होगा। लेकिन ओवैसी की कोशिश है कि जिस तरीके से बिहार में वो मुस्लिम लीडर्स के रूप में उभरे हैं, मतलब लालू प्रसाद यादव से तोड़ने में सफल रहे, वैसा ही वो महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी में कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट तोड़े और कम से कम 20 से 22 सीटों को वो प्रभावित करने की स्थिति में आ जाए। लेकिन शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजो, बांग्लादेश में उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। विजय जी ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, जो मोदी को उन्होंने ललकारा, वो तो हमने दर्शकों को सुना ही दिया। इससे उन्हें क्या हासिल हो रहा है? देखिए मीनाक्षी जी, कंट्रास्ट क्या है कि ओवैसी साहब ट्रंप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन पूरा हाइपर लोकल है। हाँ, इलेक्शन वहाँ हो रहा है हाइपर लोकल, एक एक सीट पर हो रहा है। और इसीलिए जो कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो अलायंसेज बन रहे हैं, वो लोकल लेवल पर बन रहे हैं कि पवार साहब, अजीत पवार साहब भी साथ में, कहीं कांग्रेस और एएमआईएम साथ में है, कहीं शिंदे और दूसरी पार्टी साथ में है। तो वो हाइपर लोकल इलेक्शन है कि वहाँ पर हर सीट पर कितना होगा। बीएमसी में और महाराष्ट्र में यदि राजनीति देखें तो जो मुस्लिम एमएलएज हैं वो 90% एमएलएज बॉम्बे से ही हैं, मुंबई से ही हैं। 10 एमएलएज हैं तो वो वहाँ से हैं, मुंबई से हैं। यहाँ मुंबई में 6 लोकसभा सीट है, 6 लोकसभा में 36 विधानसभा सीट है, और 36 विधानसभा सीटें 227 वार्ड में है। मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 6.3% वार्ड है, 6.3 वार्ड है, और 23 वार्ड करीब करीब ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंस है। तो उस पर सारा फोकस है। शिवसेना से कांग्रेस अलग ही इसलिए हुई कि भाई वो मुस्लिम वोट में राज ठाकरे के साथ नहीं जा सकती, ताकि उनके पास वो रहे। तो हाइपर लोकल इलेक्शन को इंटरनेशनल इश्यूज के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, ये तो ओवैसी साहब बता जानते हैं। अच्छा, मुंबई का मेयर कौन होगा, इसे लेकर महाराष्ट्र बीजेपी ने एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया है। फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है मुंबई का मेयर हिंदू मराठी होगा। मुंबई में कृपाशंकर सिंह के बयान को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ था, उसे महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने क्लियर कर दिया है। उनका भी बयान आप सुने। तो मुंबईचा महापौर कोण होणार असा मुद्दा देखील आला। मी परवा स्पष्ट सांगितलं, मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। पण परवा वारिस पठाण बोलून गेले, मुंबई में बुरखे वाली मेयर बनेगी। आम्हाला वाटलं आता मराठी माणसाबद्दल बोलणारे तुटून पडतील, पण मला समजलंच नाही। अचानक भोंग्याचे सेल डाऊन झाले। सकाळचा भोंगा बोलेनाच, विचारलं तर तोंडातनं शब्दच निघेना। एक जण यांच्यातला बोलायला तयार नाही, हे त्याचं उत्तर देण्याकरता देखील तयार नाही। आता आम्हालाच त्यांना चार्ज करावं लागेल, तर कदाचित या भोंग्यातनं आवाज निघतील। आणि म्हणून त्यांच्या छातीवर उभं राहून सांगतो, या ठिकाणी महापौर हिंदूच बनेल, या ठिकाणी महापौर मराठीच बनेल। अजीत जी, ये भोपू किसके लिए बोला उन्होंने?
कौन है भोपू? देखिए वो तो जो जिन लोगों को वो कंफ्यूजन जो जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो संजय राउत को उनके बयान हम लोग सुनते ही रहते हैं। उनके बयानों की वजह से क्या नुकसान हुआ है वो भी हम लोग जान रहे हैं। हालांकि ये बयानबाजी चलती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मराठी बनेगा, ये असली लड़ाई शिवसेना राज ठाकरे वर्सेस बीजेपी की होनी है वहाँ। और दोनों का एक सर्टेन इलाके में दोनों के अपने अपने असर हैं, जो हम बार बार उस आंकड़े को दोहराते हैं कि जब पिछला चुनाव 17 में हुआ था 84 सीट जीती थी शिवसेना ने, जो उद्धव ठाकरे की जो एकीकृत शिवसेना थी, और 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो वो दोनों के बीच 170 सीटों पर जो लड़ाई है वो इन दोनों के बीच होनी है लड़ाई। और ये जो दूसरी सीट है जो अभी समीर जी भी कह रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस बार जो है मुस्लिम वोटों में बिखराव है, चूंकि उनको लग रहा है मुसलमान को कि कांग्रेस तो नहीं जीतेगी। कांग्रेस जब अलायंस से अलग होकर के लड़ रही है, शिवसेना साथ में नहीं है, शरद पवार की पार्टी का कोई असर महाराष्ट्र के उसमें है नहीं, कांग्रेस जीतेगी नहीं, तो क्यों नहीं अपने जो लीडर हैं उनको बढ़ाया जाए, जिस सोच में पूर्वांचल में बिहार में मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया था वैसी को। तो इस लीडरशिप को मजबूत करने के लिए वो वोट उनको मिल सकता है, जहां कांग्रेस जीत रही होगी वहां कांग्रेस को मिल जाए, वैसी को मिल जाए, सपा को मिल जाए, जो उसके उनके अपने लोग जो जीत सके, जहां ज्यादा से ज्यादा जीत सके वो जिताने की कोशिश होगी। लड़ाई तो दूसरी तरफ हो रही है। और एक दिलचस्प बात इसमें हमने आप सबने सुना, जो बयान हम लोग ओवैसी साहब का सुन रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम आतंकवादियों का नाम लिया, लेकिन जो लोग भारत से भागे हुए हैं और घोषित आतंकवादी हैं उनका नाम नहीं लिया उन्होंने। उनको मुंबई में खड़े होकर के उस व्यक्ति का नाम लेना था जो 1992-93 के दंगों का बम विस्फोट का आरोपी है, उसका नाम लेना चाहिए था ना, कि भाई वो हमारे यहाँ से भाग करके गया है, हमारे यहाँ बम विस्फोट करके, वो नहीं ले रहे हैं। मुंबई में खड़े होकर कैसे बोल देंगे? मसूद अजहर का नाम ले रहे हैं। भाई मसूद अजहर के तो पूरे परिवार को मार दिया ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने। अच्छा, और वो रोते कलपते उसके वीडियो जाए। ये तस्वीरें जो हैं, जरा पीसीआर डायरेक्टर में ये बता दें कि ये तस्वीरें लाइव हैं, लाइव तस्वीरें हैं। अब ये तस्वीर इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए राज ठाकरे सेना भवन पहुंचे हैं और 20 साल के बाद राज ठाकरे सेना भवन पहुंचे हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि आप देख ही रहे, घोषणा पत्र उन्होंने जारी कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बीएमसी की लड़ाई की वजह से, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, वोटों की लड़ाई के लिए ठाकरे बंधु एक बार फिर से, ब्रदर्स एक बार फिर से एक साथ हैं, साझा घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। अब क्या ये इनका सबसे बड़ा हथियार भी साबित होगा? और जिस पर देवेंद्र फडणवीस इशारा कर रहे थे कि आप भोपू क्यों नहीं बोलते, अब वो क्यों नहीं अपनी बात रखते, जिन्होंने पार्टी का इतना नुकसान कर दिया, इतना डैमेज कर दिया। ये भी विडंबना ही है कि वो उद्धव ठाकरे के एकदम नजदीक बैठे हैं, वही सबसे बड़े सिपह सलार हैं उद्धव ठाकरे के। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने, लेकिन गठबंधन को लेकर कितनी कंफ्यूजन में महाराष्ट्र में, जरा आप ये समझें। अभी जिस तरफ समीर जी इशारा कर रहे थे, मैं पूरा डेटा जब पढ़ने लगी तो मैं हैरान हो गई। मुंबई समेत 15 नगर निगम में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है, ठीक। 14 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हैं। नासिक, धुले और अकोला में बीजेपी के खिलाफ शिंदे और अजीत का गठबंधन है। यह भी आप देखें, अभी कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ है, कंफ्यूजन थोड़ा सा और बढ़ाती हूं आपके लिए। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, परभणी में अजीत शरद साथ साथ हैं। पहले ये तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाते हैं, इसलिए ब्रेकिंग न्यूज फायर की गई है कि राज और उद्धव ठाकरे साझा घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपके सामने हम रखेंगे। मैं जिस कंफ्यूजन की बात करी थी वो आप समझे। मुंबई में अजीत पवार और शरद पवार अलग हैं, लेकिन पिंपरी चिंचवाड़ में वो दोनों साथ में हैं, परभणी में साथ में हैं। मुंबई और नागपुर में अजीत पवार की पार्टी महायुति में शामिल नहीं है। अजीत पवार अपनी अलग डफली, अलग राग है। क्यों? क्योंकि वहां मुंबई और नागपुर का मसला है। और मुंबई में उद्धव और राज साथ में है ही, शरद पवार साथ साथ है। इतना कंफ्यूजन है सर, ये क्या है? ये कौन सी खिचड़ी है? नहीं देखिए, ये मुझे लगता है स्थानीय समीकरण के हिसाब से सारा गठबंधन हुआ है। यदि आप अभी हाल ही में जो पंचायत का चुनाव हुआ था, नगर परिषद का, नगर पंचायत का, उसमें भी आप देखेंगे तो कुछ जगहों पर तो 7 दल एक साथ थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। यानी आप यदि पोस्टर देखेंगे वहाँ पालघर में, तो पालघर के पोस्टर में एकनाथ शिंदे और सोनिया गांधी जी और आपके शरद पवार जी, ये सब एक पोस्टर में दिखाई दे रहे थे। तो पालघर, सिंधुदुर्ग, पुणे, ये ऐसे उदाहरण हैं जहाँ गठबंधन बिल्कुल अलग अलग तरीके से था, जिसको हम लोग दिल्ली में बैठे कहते बेमेल गठबंधन, लेकिन स्थानीय समीकरण के हिसाब से वो बिल्कुल मेल जोल वाला गठबंधन था। उसके गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो दिखा रहा है कि
महाराष्ट्र का पूरा सियासी समीकरण देवेंद्र फडणवीस ही सेट कर रहे हैं, एक एक गोटी वही बिठा रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में संबंध बनाने में भी इन्हीं की भूमिका है। देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस चाहते थे, देखिए अब इन दोनों के साथ उद्धव ठाकरे कांग्रेस में साथ जाने के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हिंदुत्व पर एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी का हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा कि मराठा हिंदू बनेगा, तो उन्होंने जो मराठा पॉलिटिक्स वहाँ चल रही थी महाराष्ट्र में, उसको भी उन्होंने काउंटर कर दिया। तो मराठा हिंदू यानी हिंदुत्व पे उनका अपना एकाधिकार, मराठाओं को वो आगे करके चल रहे हैं। जो एक समीकरण, एक बात कही जा रही थी कि भाई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन गया है तो मराठाओं को उपेक्षित किया जा रहा, उन्होंने इसको भी काउंटर कर दिया। उन्होंने कहा कि मराठा और हिंदू बनेगा महापौर, यानी मराठा को जो महाराष्ट्र में सम्मान दिया जाना चाहिए या जो मिल रहा है वो सम्मान बरकरार रहेगा। तो देवेंद्र जी पूरी स्थितियों को बिल्कुल क्लियर करके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा, स्थानीय निकाय में पंचायत चुनाव की तरह ही नगर निगम चुनाव में भी एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब ये तो जंग बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर गठबंधन में जनता के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वहां पॉलिटिकल पार्टीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मीनाक्षी, कंफ्यूजन है मतलब आप देखिए कि कहीं जगह तो बीजेपी और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर लड़ रही है, ओवैसी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, राज आठवले जो केंद्र में मंत्री है वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, शिवसेना मिलकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अजित पवार शरद पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अजित पवार और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, शरद पवार और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब ऐसा कोई दल नहीं जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया होगा और ऐसा कोई दल नहीं जिसके साथ कांग्रेस ने और ओबीसी ने गठबंधन नहीं किया होगा। तो 29 में आपको ऐसा समीकरण देखने को मिल रहा है, जो 29 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं, सबके साथ है। सत्ता आने के बाद आपस में अभी चुनाव के पहले और चुनाव के बाद क्या होगा, जिसके पास बहुमत नहीं होगा वो दो विपक्षी लोग मिलकर अपना बहुमत करके मेयर अपना बना लेंगे। वो भी गणित आपको चुनाव के बाद अलग एक सिनेरियो देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के। ये आपने अच्छा बोला सर कि मुस्लिम वोट बट रहे हैं, ये तो मराठा वोट भी तो बट रहे हैं, बिल्कुल बट रहे हैं, इसकी हम चर्चा नहीं करते। मुस्लिम वोट तो 23 सीटों पर है, मराठा वोट है 64 सीटों पर, 64 सीटों पर है। और वहां दो बड़ी मजबूत पार्टियां, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है ठाकरे ब्रदर्स। अब ठाकरे ब्रदर्स और मराठी के लिए देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस खुद मराठी हैं, हिंदू हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उधर शिवसेना जो है बाला साहब की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रही है। उनके पास जो अभी सर्वे में देख रहा था 53% मराठी वोट है, बीजेपी से ज्यादा वोट है उनके पास। तो अब वो मराठी वोट को किस तरह से कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। सर ये बात लेकिन जो समीर जी ने कही ना कि सब सबके साथ है, हाँ नहीं वो तो मैंने बोला कि वो हाइपर लोकल इलेक्शन है, सब सबके साथ है, ये वहां पर महाराष्ट्र में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। वहां पर अभी भी कंफ्यूजन है कि वो टीएमसी और कांग्रेस साथ है या नहीं है। अच्छा, मुस्लिम वोट की भी सभी को आवश्यकता है और खासतौर पर टीएमसी और कांग्रेस की मैं बात करूंगी। हालांकि लड़ाई में तो और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन जब मुस्लिम वोटों पर किसका असर सबसे ज्यादा है तो यहां से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी ने बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की टीएमसी को झटका दिया। टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर को कांग्रेस में शामिल करा लिया गया। हालांकि इसे मौसम नूर की कांग्रेस में घर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। टीएमसी सांसद मौसम नूर पहले कांग्रेस पार्टी की ही सदस्य थी और बाद में वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई थी। वे मालदा के प्रभावशाली खान चौधरी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनका उत्तर बंगाल की राजनीति में खासा असर है। घनीकांत चौधरी एक कांग्रेस पार्टी के महास्तंभ थे और इंदिरा जी हमेशा उनको बहुत सम्मान के साथ बात करती थी। कैबिनेट मंत्री थे और मुझे और भी खुशी है कि हमारे नूर जो 2 बार सांसद थी मालदा साउथ से और यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, उनका घर वापसी हुआ है आज। और जैसा कि मीर साहब ने कहा, कांग्रेस जिंदा है पश्चिम बंगाल में, इसमें कोई शक या दो राय नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जिंदा है, फिर कर उभर कर आएगी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि कांग्रेस और मजबूत हो और हम लोगों की जो आशा है उसको हम पूरा करने के लिए हमेशा
लड़ते रहेंगे। अजीत जी, वेंटिलेटर पर भी अगर व्यक्ति कोई रहे तो वो भी जिंदा ही कहा जाता है। बिल्कुल। देखिए, ये जो मौसम बेनजीर नूर हैं, ये इसको दो तरह से देखने की जरूरत है। एक तो उनकी इंडिविजुअल पॉलिटिक्स के तौर पर देखिए, और फिर उसके बाद मुस्लिम पॉलिटिक्स के तौर पर देखिए। ये दोनों देखना होगा। ये ABA गनी खां चौधरी, जिनको बरकत दा के नाम से लोग जानते थे और स्टालवर्ट थे, उनकी भतीजी हैं ये, और इनके चचेरे भाई हैं ईशा खान चौधरी, जो अभी भी MLA हैं, इकलौते MLA कांग्रेस पार्टी के हैं वहाँ। तो उस इलाके में, मालदा नॉर्थ बंगाल में, जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस को मिलता रहा है। लेकिन जैसे पिछली बार ये 2009 और 2014 में जीती मौसम नूर कांग्रेस से, और 19 के चुनाव में जब इनको लगने लगा कि हो सकता है कि कांग्रेस नहीं जीते यहाँ, और तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत है, तो ये पाला बदल के तृणमूल कांग्रेस में चली गई। बहाना ये बनाया कि हम चाहते थे कि तृणमूल से तालमेल हो, और वहां जाके तृणमूल से हार गई। ये लड़ी और कांग्रेस लड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि वहां खगेन मुर्मू जीत गए, जिनको ये 2 बार से हरा रही थी। बीजेपी के खगेन मुर्मू जीते वहां। तो एक इनकी इंडिविजुअल पॉलिटिक्स है। इसी अप्रैल में इनकी राज्यसभा समाप्त हो रही है, और इनको पता है ममता बनर्जी के साथ दूरी बढ़ गई है कि राज्यसभा नहीं मिलनी है। तो फिर ममता बनर्जी तो ऐसी निपटा, किसी को नहीं देना है तो नहीं देना है, देना है तो दिल खोल करके दे दिया। सुष्मिता देव गई, उनको भी राज्यसभा दे दिया। मौसम नूर आई, उनको भी राज्यसभा दे दिया। जो कांग्रेस से गया उसको तो वो नहीं देंगी इस बार। तो इनको अब लगा कि कांग्रेस में लौटें। परिवार के लोगों ने एक प्रेशर दिया, को दे दिया, हाँ दे दिया सागरिका घोष को। तो ये अब फिर इंडिविजुअल पॉलिटिक्स ये है। अब रही मुस्लिम पॉलिटिक्स, तो वहां 55 से 66% तक मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम का वोट है, और उस वोट की क्लेमेंट एक आध सीट छोड़ दीजिए, 2-4 सीट छोड़ दीजिए, तो ममता बनर्जी ही है। मुंबई में भले मुस्लिम वोट बट रहा है, पश्चिम बंगाल में कोई मुस्लिम वोट नहीं बटने जा रहा है। लेकिन मौसम नूर को कांग्रेस में शामिल कराकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मुस्लिम वोटर्स पर अपनी दावेदारी पक्की करना चाहती है। जयराम रमेश को भी आपने सुना ही, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में अभी जिंदा है। बंगाल में अगर मुस्लिम दावेदारी की बात की जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी है TMC, दूसरी है कांग्रेस, तीसरी ओवैसी की पार्टी AIMIM, और बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर भी अब लाइन में लग गए हैं। अब मौसम नूर को कांग्रेस में शामिल करवाने पर बीजेपी चुटकी ले रही है। चुनाव में TMC और कांग्रेस के समझौते की संभावना भी खत्म हो गई, वो ऐसा कह रहे हैं। सुने आप शुभेंदु अधिकारी को। देखिए, जिनका सेल्फ रेस्पेक्ट है वो TMC में नहीं रह सकता है। कांग्रेस ने कहा है जो हमारे लिए अभी पहले खिड़की खोला था, अभी दरजा खोल दिया है। अभी देखिए बाद में बहुत से आने वाले। वो कांग्रेस क्या बोलेगा, ये कांग्रेस साइन बोर्ड पार्टी है। कांग्रेस ने अधीर चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया ममता को खुश करने के लिए। कांग्रेस को ठीक करना चाहिए यहाँ कैसे लड़ेगा। अधीर चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष था, बड़ा नेता, उनको हटाया ममता बनर्जी को खुश करने के लिए। अच्छा, ममता बनर्जी की पार्टी FIR का मुद्दा बनाकर भी मुस्लिम वोटर्स को जोड़कर रखना चाहती है, इसलिए TMC लगातार बीजेपी पर हमलावर है। TMC सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी की तुलना तो सांप से कर दी और कहा कि आप अपने आंगन में 1 सांप रखिए या 18 सांप रखिए, डसेगा वो आपको ही। बीजेपी के सांसद और सांप एक है। आप अगर अपने घर के पीछे 1 सांप छोड़ दो, 2 सांप छोड़ दो, 18 सांप छोड़ दो या 12 सांप छोड़ दो, सांप तो सांप ही रहेगा। मौका मिलेगा तो आप ही को काटेगा। आप जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में, और खास करके इस अलीपुरद्वार का मिट्टी में। ये सर सांप पर लेकर आ गए पॉलिटिक्स को अभिषेक बनर्जी। देखिए, राजनीति में हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो प्रभावी होता है, और ये इस तरह के शब्दों का, क्योंकि सबसे बड़ा विषैलापन, सांप से तात्पर्य उनका विषैलेपन से है, और विषैलेपन से तात्पर्य उनका जातिगत या धार्मिक राजनीति से है। तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक तरह से विषैलेपन के रूप में प्रस्तुत किया। पूरी पॉलिटिक्स में जो अभी आप बात कर रही थी, सबसे मूल प्रश्न ये है कि क्या पश्चिम बंगाल की लड़ाई में कांग्रेस कहीं पे है? यदि कहीं पे है तो समझ में आता है कि जिस तरह के लोगों को वो शामिल कर रही है उसका एक प्रभाव होगा। TMC तो मान के ही नहीं चल रही कांग्रेस कहीं रेस में है, उनकी लड़ाई सीधा बीजेपी से है। अब आप देखिए, मुस्लिम वोट के लिए सिर्फ बंगाल में ही नहीं, कांग्रेस पूरे देश में मशक्कत कर रही, और इसी के चलते इंडी गठबंधन टूट रहा है। प्रियंका जी फिलिस्तीन का झोला लेके चलती हैं, दिग्विजय सिंह जी बयान देते हैं, बयान देके वो फिलिस्तीन के झोले में मुस्लिम वोट डालने का प्रयास करते हैं। आप ये सारा समीकरण जो है वो दलित और मुस्लिम का कांग्रेस लेके चल रही है, और उस दलित और मुस्लिम वोट को की वापसी को लेके ही कांग्रेस एक बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में पूरा चुनाव जो है तृणमूल कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है,
और ये पूरा चुनाव उसी दिशा में बढ़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ कहीं नहीं दिख रही और कांग्रेस पार्टी भी वहाँ कहीं नहीं दिख रही। कांग्रेस पार्टी दिखने के लिए ही इस तरह के उपक्रम कर रही है कि हम कम से कम हमारी उपस्थिति वहाँ पे रहे। अभी अजीत जी ने जो आंकड़ा रखा बिल्कुल सही है कि वहाँ का मुसलमान, यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत भी मुसलमान, 9 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ, और थोड़ा बहुत भी मुसलमान यदि तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी के कामकाज से नाराज है तो उसके लिए ममता जी ने हुमायूं को उतार दिया है कि उस मुसलमान वोट को हुमायूं अपने साथ ले जाएंगे। यानी कांग्रेस के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि नाराज भी यदि मान लीजिए 0.5% वोट भी यदि मुस्लिम नाराज है और यदि वो कांग्रेस के साथ जा सकता है तो उसके लिए हुमायूं जी को उतार दिया गया है। अब हुमायूं मान लीजिए अलग पार्टी बना के लड़ते हैं, मुस्लिम वोट लेके जाते हैं, तो वोट जो है ममता बनर्जी का अपने पास रहेगा। यदि मान लीजिए कुछ वोट लेके गए और कुछ विधायक जीते तो वो बाद में ममता के साथ ही जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के लिए बंगाल में फिलहाल कोई हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। पूरा चुनाव तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सिमटता हुआ दिख रहा है। ये सांप वाले पर सर क्विक कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए, अभिषेक बनर्जी तो इसी तरह की भाषण देते रहते हो। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से भी बोलना शुरू किया था कि दुशासन, दुर्योधन बोला, शकुनी बोला, तो अब जैसे चुनाव आएंगे दोनों पक्षों से इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल होगा। शुभेंदु अधिकारी भी इस तरह चुनाव में तो आस्तीन के बहुत सारे सांप निकले थे। निकले थे बिल्कुल। अब चुनाव जैसे बढ़ता जाएगा इस तरह के शब्दों को प्रयोग चुनाव के अंदर होता जाएगा। मैं 2 चीजें इसमें एक तो कहना चाहता हूँ कि भाई आपने मौसम नूर को तो ले लिया, लेकिन आपका जो कोहिनूर का हीरा था आप उसको नाराज कर रहे हो। अधीर रंजन चौधरी तो बंगाल में आपके सबसे बड़े नेता थे, आप उनको नाराज कर रहे हो, मतलब आप मौसम नूर को ला रहे हो। लेकिन तब ना जब कांग्रेस पार्टी माने कि वो उनके लिए कोहिनूर नहीं भैया, लगातार सांसद रहे, आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे, इससे बड़ा और बात क्या होगी। और आज भी कांग्रेस के पास भाई 4.5% का मुस्लिम वोट बैंक है, अगर ये माना जाए टोटल 4.5%। दक्षिण मालदा की सीट भी 2024 में कांग्रेस से जीती है। तो ममता बनर्जी को यह भी देखना चाहिए कि भाई 4.5% का वोट बैंक है, एक लोकसभा की सीट है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ी है, क्या मुस्लिम को मतलब क्या कांग्रेस को माइनस करके ममता बनर्जी अकेले इस स्थिति में आएगी कि आज बीजेपी को चुनौती दे दे? आपने जो अधीर रंजन चौधरी के लिए बोला कि अगर वाकई में वो कांग्रेस पार्टी के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते तो शायद इस मंच पर अधीर रंजन चौधरी भी दिखाई देते। बंगाल में तो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं ना, नहीं मान रही कांग्रेस पार्टी उन्हें, और जिन्हें अपने साथ लेकर चल रही है वो कितने वोट ऐड ऑन करेंगे ये वक्त बताएगा। पश्चिम बंगाल के अलावा इस साल पश्चिम बंगाल के ही पड़ोसी राज्य असम में भी तो विधानसभा चुनाव है। असम में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस का बहुत मजबूत गढ़ कहा जाता था यही असम। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है, वहां पर बीजेपी की सत्ता है। हिमंता जो कभी कांग्रेस के मजबूत सिपाही थे वो आज बीजेपी के सिपाही हैं। लेकिन जब कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और ऐसा थामा कि असम में बीजेपी का विस्तार किया। अब उसी असम में हिमंता के किले को हिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को जिम्मा सौंपा है। प्रियंका गांधी को असम कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का मुखिया बनाया गया है, यानी किसे टिकट मिलेगा किसे नहीं मिलेगा ये तय खुद प्रियंका गांधी करेंगी, और इसमें साथ देने के लिए उनके करीबी इमरान मसूद को भी लगाया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 10 साल बाद प्रियंका असम में कांग्रेस की वापसी करा पाएंगी, गौरव गोगोई को सत्ता दिलवा पाएंगी? गौरव गोगोई जो कि खुद अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट लीडर है वहां पर, उनके पिता वहां पर सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो ये एक नया साल का नया टास्क प्रियंका गांधी के हाथ में। पार्टी की कमान जो लोग देना चाहते हैं वो अभी भी अजीत जी वो दूर है, लेकिन चलिए असम की कमान। हाँ देखिए, ये एक बड़ी छोटी जिम्मेदारी होती है स्क्रीनिंग कमेटी की। चुनाव वहाँ प्रभारी जितेंद्र सिंह हैं जो चुनाव काफ़ी दिन से वहाँ संभाल रहे हैं। ये स्क्रीनिंग कमेटी है जो टिकट तय करेगी वहाँ, और ये गठबंधन भी ऑलरेडी एक इन प्लेस्ड है। जो पुराने एक बदरुद्दीन अजमल के साथ जो गठबंधन पिछली बार था वो इस बार नहीं है। उनकी ऑल इंडिया जो डेमोक्रेटिक यूनाइटेड फ्रंट है उसको कांग्रेस ने अलग कर दिया है, और कांग्रेस ने तय किया कि 100 सीट हम लड़ेंगे, और 26 सीटें जो छोटी दूसरी पार्टियां हैं जिसमें वो असम जातीयता पार्टी है और वो रायजोर दल है अखिल गोगोई की, तो ये सब छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके लिए 26 सीटें छोड़ी हैं। कांग्रेस के साथ के 2 बड़े एलआई पार्टनर जो वहाँ के थे, मतलब एक बड़ा एलआई पार्टनर, एक तो बदरुद्दीन अजमल की बात कही हमने, और दूसरा बीपीएफ था। हगरामा महलारी बड़े मजबूत और वो जो वहाँ के बड़े नेता थे, बोडोलैंड का उनका एक बड़ा असर का इलाका था, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट उनकी जो पार्टी थी बीपीएफ। पहले बीजेपी उनको तोड़ करके ले आई, जब वो अलग उनको बीजेपी ने अपने साथ लिया, फिर बीजेपी ने एक पॉलिटिक्स के तहत उनको अलग करके यूपीपीएल जो दूसरी पार्टी आई उसको प्रमोद बोड़ो की पार्टी को साथ ले लिया, फिर उनको छोड़ करके वापस बीपीएफ को कर लिया। तो कांग्रेस के पास बड़े एलआई पार्टनर नहीं है वहाँ। कांग्रेस को वहाँ चुनाव अपने दम पर लड़ना है, और गौरव गोगोई जो हैं वो अपनी होम आइडेंटिटी को लेकर के
चुनाव लड़ रहे हैं। होम आइडेंटिटी जो वहाँ का मूल निवासी जो लोग हैं जिनकी हिस्ट्री है बड़ी लंबी, लचित बारफुकन से लेकर के सबकी बात बीजेपी भी करती है, तो उस होम आइडेंटिटी को लेकर के गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता वहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। ये एक बात और खास है, गौरव गोगोई की पॉपुलरिटी आप इससे समझिए कि वो जहाँ से चुनाव लड़के एमपी होते थे, परिसीमन में उस सीट को वहाँ बदल दिया गया। उस सीट की जो वो दूसरी सीट से लड़े और दूसरी सीट से भी जीत करके आ गए। तो वो एक पॉपुलर लीडर हैं, यंग चेहरा हैं, और जो छोटी छोटी जातियों के छोटी छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने जो गठबंधन बनाया है वो एक चैलेंज होगा। वहाँ एक बड़ा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी एक चैलेंज होगा। प्रियंका गांधी को अब एक हमको ऐसा लगा, जो हमारी रीडिंग है अपनी, कि एक कांग्रेस को बड़ी उम्मीद दिख रही है असम में। केरल और असम कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों के 2 प्रदेश हैं। कांग्रेस को लग रहा है, और प्रियंका गांधी की जो टीम है उनको लग रहा है कि केरल से प्रियंका गांधी एमपी हैं वायनाड से, तो उसकी जीत का क्रेडिट भी इनको मिल सकता है अगर कांग्रेस वहां जीतती है तो। और असम में किसी तरह से प्रियंका गांधी को घुसाओ, ये उसी जिस तरफ आपने इशारा किया कि जो एक ग्रुप है उनको चाहता है कि वो कमान संभालें, ये उस योजना का एक छोटा हिस्सा हो सकता है कि असम में अगर अच्छा परफॉर्म कर दे कांग्रेस और केरल में अच्छा परफॉर्म कर दे तो प्रियंका गांधी को उसका क्रेडिट मिले, उसके आगे फिर लीडरशिप। हालांकि उत्तर प्रदेश बड़ा टफ राज्य रहा, लेकिन समीर जी कमान तो वहां पर भी दी गई थी, पर पार्टी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई। लेकिन असम में कांग्रेस पार्टी को होप दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस कहीं भी नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का। आसाम में जरूर कांग्रेस का एक स्टैंड है कि मतलब या तो बीजेपी बनाएगी या कांग्रेस बनाएगी, और बहुत बुरी स्थिति में भी कांग्रेस फिलहाल नहीं है। अभी 26 सीटें जरूर है 126 में से कांग्रेस के पास। उनके पास बड़े लीडर है गौरव गोगोई, तरुण गोगोई के बेटे जो हैं गौरव गोगोई, वो वहाँ के अभी चुनाव प्रचार की कमान भी उनको दिए, अभी वो पूरा चुनाव देखेंगे। तो कांग्रेस का स्टैंड अब मुझे लग रहा है कि वहाँ जो चुनाव होने वाला है वो बेसिकली हेमंत विश्व शर्मा का भी एक जो राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से एक पर्सनल एनिमी जिसे कहती है, जिस तरीके से राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के समय गए थे और उस समय जिस तरीके से उन्होंने उनका एनकाउंटर हुआ था हेमंत विश्व शर्मा के साथ, और हेमंत तो कांग्रेस ही रहे हैं, लंबे समय कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो आए मुख्यमंत्री बने उसके बाद। तो अब हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से राजनीति करते हैं उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की राजनीति को उनके अंदर उन्होंने अपने आप को बहुत मिक्स कर लिया है। तो बड़े नेता बन के उभरे। क्या ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी, और सिर्फ आपको स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बना देने से आपको आसाम में तो समझना पड़ेगा ना कि कैसी डेमोग्राफी है, क्या है, कहां होगा। आप पूरी तरीके से वहां पर मुझे लगता है गौरव गोगोई पे आप पूरी तरीके से निर्भर रहोगे। जो गौरव गोगोई कहेंगे लगभग उसी हिसाब से टिकट बंटने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी को लगता है कि आसाम में उन्हें कोई बड़ी भूमिका निभाना है तो वो आसाम में लंबे समय जाकर रहे, वहां पर वह तमाम एरिया का दौरा करें। सिर्फ 2 रैली कर देने से और स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बन जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन गौरव गोगोई जिस तरीके से गौरव गोगोई जिस तरीके से वहां मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, और वो एक कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिता के लंबे समय मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वो वापस वहां मुख्यमंत्री बने। वो लंबा समय बिता रहा है, लेकिन उनके साथ जो उनकी पत्नी का मामला जुड़ा है और लगातार जिस तरीके से हेमंत शर्मा उनकी वाइफ को लेकर जिक्र करते कि भाई पाकिस्तान एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है, पाकिस्तान बहुत जाती है, पाकिस्तान के लिए करती है, वो मुद्दा भी बहुत ज्यादा उठा रहे वहां पर। तो ये सब मामले होंगे जैसे चुनाव आएगा। लेकिन गौरव गोगोई इंपॉर्टेंट लीडर हैं आसाम के, और गौरव गोगोई की पार्टी के अंदर भी क्या वैल्यू है आप उसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब भी जितने बड़े मसले आए हैं जो संसद में डिबेट के प्लेटफॉर्म पर लाए गए हैं उसमें गौरव गोगोई लगातार कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते आए हैं। अच्छा, नए साल पर प्रियंका गांधी के लिए दोहरे खुशी का समय रहा। असम चुनाव के लिए पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का मुखिया तो उन्हें बनाया ही गया। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा और उनके बचपन की फ्रेंड अवीवा बेग से सगाई भी हो गई। ये तस्वीरें जो हैं वो शेयर की गई है, प्रियंका गांधी ने अभी से कंफर्म भी किया है। और एक ये बचपन की भी फोटो है, बड़ी प्यारी सी फोटो है। रेहान और अवीवा चूंकि बचपन के दोस्त हैं, अवीवा की मां नंदिता बेग प्रियंका वाड्रा की दोस्त हैं। रेहान और अवीवा के बचपन की ये फोटो भी उन्होंने पोस्ट की। दोनों एक साथ बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब एक बात देखिए, अगर आप इसे कहें कि 2 बच्चे हैं, बचपन से इनकी दोस्ती थी, बड़े होकर वो प्यार में तब्दील हुई, अब एक रिश्ते में बात जो है वो तय हो गई है, बहुत बहुत प्यारा रिश्ता है। लेकिन राजनीति इतनी प्यारी नहीं होती सर, इसलिए मैं अभी से थोड़ा सा राजनीति पर लेकर आ रही हूँ। जब आप राहुल गांधी की पॉलिटिक्स और राहुल गांधी से जुड़े हुए उनके जितने भी नाते रिश्तेदारों की पॉलिटिक्स, जिसमें हम यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की फ्यूचर पॉलिटिक्स के हम तौर पर देखें तो रेहान वाड्रा की फिर अभी मंगेतर हैं अवीवा बेग, चर्चा होगी आगे, डिफिकल्टीज कहीं पैदा हो सकती है। नहीं, सबसे मूल विषय तो ये है कि आखिर इस वैवाहिक समारोह को इतना प्रचारित क्यों किया जा रहा। तो जो मैं पहले बोला आपसे कि सारा जो राजनीति है वो विवाह भी राजनीतिक समीकरण में आ गया है।
अबीबा बेग जो है वो सुन्नी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और कांग्रेस जो है पूरी तरह से मुसलमानों के साथ दिखना चाहती है। इसलिए इस सारे समारोह में आप देखिए एक एक कार्यक्रम की, अब बचपन से लेके और जवानी तक की फोटोएं सबको प्रस्तुत की जा रही कि आप इसको दिखाइए। अभी जो सर ये भी तो कहते हैं तस्वीर बड़ी प्यारी है। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तस्वीर खराब है, लेकिन उसके पीछे की जो राजनीति है उसको देखने की जरूरत है ना। जो आपने पूछा उसके पीछे की राजनीति है। कांग्रेस इस वैवाहिक समारोह का भी एक राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही। अभी जो बात चल रही थी प्रियंका जी का, मेरा मानना यह है कि प्रियंका जी को अधिकृत तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष अभी बनाया गया है, जबकि वो 2022 से स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ राहुल गांधी की बातचीत परवान नहीं चढ़ पाई। प्रियंका जी अखिलेश जी की बात हुई और सहमति बन गई। 2024 में भी जब गठबंधन की बात आई, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को सीट देने का निर्णय प्रियंका जी ने किया। राहुल जी उससे खुश नहीं थे, स्टेटमेंट भी आया था कि हम गुजरात की सीट नहीं देना चाहते थे। सवाल ये है कि जो 22 से प्रतिस्पर्धा चल रही है आला कमान बनने की कांग्रेस में, मुझे लगता है अब प्रियंका जी उसमें राहुल गांधी जी से 2 कदम आगे निकल। सर ये बात लेकिन थोड़ा बीच में छूट गई। आपने कहा कि मुसलमानों के साथ दिखना चाहती है, सिर्फ कहना ही नहीं चाहती, वो लगातार दिखते रहना चाहती है। इस बात का थोड़ा एक्सटेंड करें। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिखना चाहती है क्योंकि अब आप देखिए, जब पार्लियामेंट में आप फिलिस्तीन का थैला लेके जाती हैं, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं से बयान दिलवाया जाता है और लगातार राहुल जी का देखिए पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। तो ये सारे विषय जो है ना कहीं एक वर्गों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। तो सारा उपक्रम जो है कांग्रेस में अलग अलग धड़े के लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि मुस्लिम हमारे साथ जुड़ा रहे या जो छोड़ के चला गया है वो वापसी कर ले। इसीलिए अबीबा जी के और रेहान जी की शादी का जो एक पूरा का पूरा हर दिन का प्रोग्राम, हर दिन की फोटो पूरा आ रहा है प्रचार के रूप में, उसका कारण भी यही है कि देखिए हम तो रिश्तेदारी भी कर रहे हैं आपके साथ। अच्छा, बात जब बंगाल से असम की हो गई है, महाराष्ट्र से हमने पूरी कहानी शुरू की, तो एक और बहुत महत्वपूर्ण राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का खौफ कितना हावी है इसका एक नमूना आपके सामने रखती हूँ। संभल में अवैध मस्जिद पर प्रशासन की कार्रवाई होने से पहले ही लोगों ने खुद मस्जिद गिरा दी। संभल के हाजीपुर गांव में अतिक्रमण करके मदीना मस्जिद बनाई गई थी। आज सुबह यहां पर बुलडोजर चलना था, लेकिन उसके पहले ही कल रात लोगों ने खुद ही मस्जिद गिरा दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरी मस्जिद को जमींदोज किया गया। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन जब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो देखा अरे मस्जिद तो वहां थी ही नहीं। मलबा जरूर था और मलबा भी काफी हद तक डंप किया जा चुका था। करीब 20 साल से ज्यादा वक्त से ये अवैध कब्जा था। एकाएक क्या हो गया विजय जी कि मलबा तक डंप हो गया। अच्छी बात है, यदि सरकार के खौफ से यदि कोई अतिक्रमण हट रहा है, उससे एक तो फायदा ये होगा कि कोई कम्युनल टेंशन नहीं हुआ जी। मान लीजिए फिर बुलडोजर चलती और फिर वो मस्जिद का हिस्सा गिराया जाता, अवैध हिस्सा या पूरी मस्जिद, तो फिर एक कम्युनल टेंशन होने की बात होती है। तो ये एक तो मैं समझता हूँ कि बेहतर काम हुआ है कि यदि जिन लोगों ने भी किया है, पहले अवैध थी उसको कैसे बनाया गया वो तो अलग इशू होगा, उस पर फिर से चर्चा करें क्योंकि अवैध तो इतने बनते रहते हैं, लेकिन उसको कर लेना मैं समझता हूँ एक सामाजिक समझदारी का काम भी है जी। और ये यदि इसको प्रशासनिक तौर पर देखें तो यूपी में योगी सरकार का खौफ भी है कि भाई उस खौफ की वजह से कि वो बुलडोजर चलता फिर वहाँ पर टूटता, उससे पहले उन्होंने उस मस्जिद को गिरा दिया, अवैध निर्माण को गिरा दिया। और ऐसा कैंपेन यदि सरकार चलाए तो ज़्यादा बेहतर है। सब जगह पर अवैध निर्माण को यदि लोग बहुत सारी जगह हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर लोग अपने आप भी उसको हटा रहे हैं, तो वो मैं उसको बेहतर व्यवस्था समझता हूँ, बजाय इसके कि सरकार की गाड़ियाँ, पुलिस, बंदोबस्त सब वहाँ पहुँचे और फिर वो करे, फिर कम्युनल टेंशन हो, फिर तनाव हो रहा है, फिर मारपीट हो रही है। तो उससे तो बेहतर है ये व्यवस्था रहे। हिमाचल प्रदेश में भी जैसा हुआ था, अच्छा लोगों ने खुद ही तोड़ के गिरा दी थी, तो नगर निगम का नोटिस उससे अच्छा रहता है कि लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। कोई राजनीति का मौका भी तो नहीं मिलता। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई देखिए हम मुसलमानों के साथ हैं और फिर कोई ये कहने लगे कि बात यहाँ मुसलमानों की नहीं है, बात यहाँ पर अतिक्रमण होने या ना होने की है। अच्छा, संभल में जिस जगह मस्जिद थी उससे लोगों ने चूंकि खुद गिराया, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन अब आगे की कार्रवाई कर रहा है। मस्जिद की खाली हुई जमीन को अब गरीबों को आवंटित करने का काम आज से ही शुरू हो गया। 20 परिवारों को 80-80 वर्ग मीटर की जमीन दी गई है। ये और अच्छी बात है कि आगे के काम भी उससे हो रहा है। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया?
ये भूमि निर्धनतम परिवारों के लिए आरक्षित भूमि थी, आबादी हेतु आरक्षित थी। इसमें 20-25 वर्षों पूर्व कब्जा हुआ था और 537 नंबर गाटा संख्या है और 1339 वर्ग मीटर भूमि है। तो कुल 20 परिवारों को आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत इसमें आवास भी दिए जाएंगे और ये 20 के 20 लोग अपनी भूमि को पाकर के प्रसन्न हैं। ये बहुत बेहतर कदम है। एक पहली बात तो ये कि मस्जिद को खुद गिरा देना और उसके बाद फिर वो जो जमीन है वो गरीबों को आवंटित कर देना। लेकिन संभल के हाजीपुर गांव में लोगों ने भले ही मस्जिद को खुद गिराया हो, लेकिन अवैध रूप से बने हुए मदरसे का डिमोलिशन नहीं हुआ। इसके बाद प्रशासन ने आज ही मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया। मस्जिद की तरह ये मदरसा भी सरकारी जमीन पर ही करीब 20 साल पहले बना था। अब यहाँ पर अस्पताल या स्कूल बनाया जाएगा। तो ये भी डिटेल आपके सामने आनी जरूरी थी। अजीत जी, ये इम्पोर्टेंट है कि गरीबों को एक तो जमीन आवंटित की जा रही है और दूसरा ये कि या तो खुद ढहा दो, नहीं तो ढहा दिए जाओगे। वो भी तस्वीर सामने। अब इसमें ये पॉलिटिक्स हम ये समझने की बात है। देखिए, एक तो जैसे मस्जिद गिरा दी लोगों ने, तो उसका एक इंटेंशन ये भी रहता है कि अगर पुलिस आएगी, बुलडोजर आएगा तो मदरसे भी टूटेंगे, कुछ और इमारतें जो आसपास की अवैध होंगी सब टूट जाएंगी। तो पहले हम तोड़ देते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो गया, एक लगेगा कि खुद ही तोड़ दिया तो बाकी बच सकती हैं। लेकिन वहां ये नहीं बचा, चूंकि पुलिस के पास, प्रशासन और नगर निगम के पास पूरी लिस्ट थी कि भाई मदरसा भी अवैध है और ये जमीन गरीबों के लिए ऑलरेडी आवंटित थी जिस पर कब्जा किया गया। अब आप याद करिए, इसी तरह से लखनऊ में और बड़े पौश इलाके में जमीन ऐसी अवैध अतिक्रमण हटाया गया, वहां इमारतें बनाई गई और 700 से ज्यादा फ्लैट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को दिए, उसकी चाबियां सौंपी गई उन फ्लैट्स की। तो ये एक बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। ये रैंडम एक्ट नहीं है कि आप अचानक उठे और कहीं जाकर के बुलडोजर चला दिया। ये रैंडम एक्ट नहीं है। जमीन किस वजह से, किस चीज के लिए आवंटित थी 20 साल पहले? गरीबों के लिए आवंटित थी, तो उनको करना है, उनका पट्टा पहले से बना होगा, तभी आज जो दिख रहे थे सज्जन, हो सकता है वहां के एसडीएम या डीएम जो भी होंगे, कलेक्टर होंगे, वो दे रहे थे। तो ये सब पहले से सर्टिफिकेट बन गया कि किन लोगों को जमीनें देनी है, वो लोग आइडेंटिफाई हो गए। और उसके बाद मदरसा, जिसको बचाने के लिए ये कार्रवाई पहले की गई थी कि मस्जिद तोड़ देते हैं, क्या पता मदरसा बच जाए, तो वो भी टूट गया। तो इसका मतलब कि वो तमाम अवैध जो भी निर्माण है, जो अवैध कब्जा है, उसको तोड़ा जाएगा, वो जगह खाली कराई जाएगी। जहां अस्पताल बनने हैं, स्कूल बनने हैं, स्कूल बनेंगे। जो गरीबों का आवंटित होना है वो गरीबों का आवंटित होगा। फ्लैट बना करके आवंटित करें या सीधे जमीन आवंटित करें, यहाँ जमीन आवंटित हुई है। तो ये एक इसके तरफ एक पॉलिटिक्स भी थी जो मुस्लिम समाज के लोगों ने सोचा होगा, वो नहीं हुआ, वो मनसा यहाँ पूरी नहीं हुई। नहीं, फिर कोई अगर योगी जी पर आरोप लगाते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि वो डीएम है राजेश पैसिया, जिनका बयान हम दर्शकों को सुना रहे थे, और संभल तो आजकल वैसे भी बहुत सुर्खियों में रहता है। लेकिन समीर जी, क्या आरोप लगता रहता है योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ है? असदुद्दीन ओवैसी का बयान याद करिए, वो भी ज्यादा पुराना नहीं है, 1-2 दिन पुराना ही है। वो ये कहते हैं बुलडोजर तो केवल मुसलमानों के खिलाफ ही चलाने पर उतारू रहते हैं। बिल्कुल। अब ओवैसी खुद तोड़ देंगे तो बुलडोजर क्यों चलाना पड़ेगा? जो ओवैसी कहते हैं वही अखिलेश यादव भी कहते हैं और वही राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता लगातार कहते रहे थे। लेकिन ये कोर्ट में भी गए, कोर्ट से इस बात को राहत नहीं मिली। और योगी आदित्यनाथ का तो बहुत साफ है, भाई अतिक्रमण किया है तो सरकारी जमीन पे अगर आपने अतिक्रमण करके कोई बिल्डिंग बनाई है, मदरसे बनाया है, मस्जिद बनाई है, या कोई भी आपने बिल्डिंग खड़ी की है, तो वो तोड़ी जाएगी। और मुझे लग रहा है लगातार 2017 के बाद से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी जमीन को मुक्त कराने का काम किया है, फिर वो बुलडोजर के माध्यम से हो या दूसरे तरीके के माध्यम से हो, बहुत बड़ी संख्या में सरकारी जमीन मुक्त हुई है इस तरीके से भू माफियाओं के साथ। उसके पहले भी तो आ रहा था कि जो भू माफिया मारे गए थे, जो अंडरवर्ल्ड के लोग मारे गए, उन लोगों ने किस तरीके से सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया था, उनकी जमीनें भी छुड़वा कर सरकार ने किस तरीके से के लिए प्रधानमंत्री आवास में मकान बनवाए, गरीबों के लिए मकान बनवाए, उनको प्लॉट दिए। तो योगी आदित्यनाथ का प्रशासन बताता है। और मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो जो लगातार मायावती का जो कार्यकाल रहा 2007 से 12 तक का, अखिलेश यादव का 2012 से लेकर 2017 तक का जो कार्यकाल रहा है, इन 10 सालों के अंदर जम के सरकारी जमीन का अतिक्रमण हुआ है तमाम तरीके से। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को एक लंबा समय लग रहा है इसको साफ करने में। उन्हें तो मुझे मेरी तो सलाह है कि एक मंत्रालय बना दे अपने यहाँ पे, बुलडोजर मंत्रालय, बुलडोजर नहीं, अतिक्रमण हटाओ मंत्रालय। जितनी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है वो एक मंत्रालय आइडेंटिफाइड करे, सरकारी जमीन खाली करे। इतनी प्राइम लोकेशन की जमीनें जो है लखनऊ में, आप गोमती नगर के पास देखिए, वहां बना लिया, तमाम तरीके की झोपड़पट्टी उन्होंने बना ली है। तो मुझे लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, संभल का मामला जरूर संवेदनशील है कि संभल कई मामलों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहा था, लेकिन इतना कि बरेली में जिस तरीके से हुआ, बरेली में देखो जब उनको अरेस्ट किया। मेरा तो सवाल है कि ये भी है सर, मैं इससे पहले कि ये दिलचस्प तस्वीरें दिखाऊं, राकेश जी क्विक कमेंट आप कर दीजिए। ये योगी आदित्यनाथ का डर है या जैसा अजीत जी कह रहे थे
कि मदरसा बचाने के लिए हथौड़ा चला दिया? नहीं, ये प्रदर्शन बनाया गया है कि योगी सरकार का डर है। वास्तविकता ये है कि योगी सरकार की तरफ से मदरसों की जांच पड़ताल शुरू की गई है, क्योंकि बहुत सारे मदरसों पे, बहुत सारी मस्जिदों पे संदिग्ध गतिविधियां पाई गई, खासकर नेपाल के बॉर्डर वाली जगहों पे। अजीत जी को ही पता होगा, तो जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर वाले इलाके, वहाँ मदरसे और जो मस्जिदें हैं, वहाँ कई संदिग्ध गतिविधियां पाई गई। उसके चलते योगी सरकार की तरफ से एक जांच शुरू की गई है। उसी जांच का नतीजा है कि जो पंजीकृत मदरसे हैं उन मदरसों पे कार्रवाई नहीं हो रही, जो अवैध मदरसे हैं उन मदरसों की जांच पड़ताल में कुछ ऐसी स्थितियां सामने आ रही होंगी जिसके चलते इनको खुद से ही हथौड़ा चलाना पड़ रहा है। अच्छा, एक दिलचस्प तस्वीर उत्तर प्रदेश से ही आई है, ये तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा दें। काशी में आज वॉलीबॉल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया और इससे पहले करना है उन्हें, हालांकि उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे, खिलाड़ियों का उन्होंने अभिवादन किया, फिर बॉल ये देखिए उछाल दी। इस प्रतियोगिता में देश भर के 1022 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी ये तस्वीरें सामने आई। ऐसी इंटरेस्टिंग तस्वीरें मुझे नहीं पता बचपन में कौन कौन से गेम इन्होंने खेले हैं, लेकिन अभी राजनीति का गेम बड़ा सटीक खेल रहे हैं क्या अजीत जी? राजनीति का गेम तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, वॉलीबॉल का हिट भी बड़ा अच्छा था। हाँ, ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं उन्होंने। वैसे क्रिकेट ये नेताओं के खेल अलग होते हैं, उनकी पसंद अलग होती हैं। और ये भजन लाल एक बड़े नेता हरियाणा के हुए, उन्होंने अपनी जीवनी अपनी किताब में लिखा है कि उनको कैरम बोर्ड का खेल बहुत पसंद है। और वो इसलिए क्योंकि उसमें जिसको मारना होता है उसको सीधे नहीं मारना होता है, आप किसी और गोटी को हिट करिए तो वो जाकर के उस गोटी को हिट करेगा। तो वो कैरम बोर्ड हो सकता है नेताओं का सबसे प्रिय खेल, इस वजह से होता है। वैसे योगी आदित्यनाथ जो है फिट हैं, कुश्ती दंगल हो सकता है, लड़ते हो, योगी हैं, तो वो दिखता है, उनकी राजनीति में भी दिखता है। विजय जी, मुझे नहीं पता आप किस रेफरेंस में कह रहे हैं कि वो राजनीति का खेल भी अच्छा खेलते हैं। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो राजनीति तो अच्छा खेलते ही हैं। नहीं, राजनीति का खेल अच्छा खेलते हैं। और राजनीति के खेल में क्या है कि जरूरी नहीं है कि दूसरी जो विरोधी पार्टी है उसी में बॉल डाली जाए, ये एक फर्क है ना। नहीं, फिलहाल उन्होंने बॉल को बड़ा अच्छा आगे बढ़ाया। मोदी जी ने उद्घाटन करा इसका, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है जी। और मोदी जी ने उद्घाटन किया, मोदी जी का भाषण भी बहुत अच्छा रहा था, इसको लिखकर जो उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया और योगी जी गए उसमें। नहीं सर, खेल होते रहने चाहिए, वॉलीबॉल का भी और राजनीति का भी, तभी तो हम कहानियां बताएंगे। चलिए, कहानी कुर्सी की में खबर इंदौर की भी। इंदौर में गंदे पानी को लेकर यहां पर 15 लोगों की मौत के बाद अब सियासी पारा गर्मा गया है। भागीरथपुरा के पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर है। इस बीच यहां मिलने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान भागीरथपुरा में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की होने लगी। कांग्रेस की 5 सदस्यीय जांच समिति भागीरथपुरा के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। दूषित पानी को लेकर अभी भी इलाके में ये डर बरकरार है। इलाके में अभी भी 69 बोरिंग गंदे पानी की चपेट में है। 40,000 लोगों को टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। इंदौर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। गंदे पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें एक बार आपको दिखा दें, फिर चर्चा करते हैं। दिल्ली में पानी की जब किल्लत हुई थी, जरा याद कीजिए, कुछ साल पहले लेकर जा रही हूँ, दिल्ली में जब पानी की किल्लत हुई थी और टैंकर्स आ गए थे तो कितनी हाय तौबा मची थी कि बताइए पीने के लिए पानी नहीं, लोगों को टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है, लोगों के घरों में प्रदूषित पानी आ रहा है। अब ये इंदौर की सच्चाई है। इंदौर जो कि स्वच्छ शहरों में से नंबर 1 शहर इंदौर है, वहां पर टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। अभी भी 60 बोरिंग ऐसे हैं जहां पर गंदा पानी आ रहा है। रैपिड टेस्ट की किट मंगाई गई है। 15 लोगों की मौत हो गई है, जिसे खुद कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि नहीं 5 लोगों की मौत हुई है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि नहीं, मौतों का आंकड़ा इससे ज्यादा है। क्या हो रहा है इंदौर में और इस पर हो रही है सियासत जमकर? सर राकेश जी, देखिए, इंदौर में जो कुछ हो रहा है उसको मतलब मेरा मानना यह है कि हम देख रहे हैं, सीधा फ्रेम कर दिए हम कैलाश विजयवर्गीय की तरफ। देश में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले सांसद जी कहाँ हैं? शंकर लालवानी जी।
और इंदौर के जो प्रभारी हैं वो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, क्योंकि उन्होंने अभी दिसंबर में ही एक बैठक हुई तो ये पूछा गया कि इंदौर का प्रभारी कौन, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन राज्यों का प्रभारी नियुक्त नहीं हुआ है वहाँ का प्रभारी मैं हूँ। अब कार्रवाई के नाम पे देखिए 2 लोगों को सस्पेंड किया गया और नगर निगम कमिश्नर को वहाँ से उठा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास में उप सचिव बना दिया गया। अब नगर निगम कमिश्नर को क्यों बचाया गया? उसी तरह से जब सिरप कांड हुआ था तो हेल्थ सेक्रेटरी को क्यों बचाया गया था? 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, नीचे के कर्मचारियों को, और एक दवाई विक्रेता को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कब सिर्फ मामले में भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। तो ये दूषित पानी वाले मामले में ही जो फोकस किया जा रहा वो अलग है और वास्तविकता कुछ अलग है। इसलिए मेरा मानना ये है कि इसकी वास्तविकता धरातल पर जाने के लिए मुख्यमंत्री को फ्रंट पे आना चाहिए और आके सारी स्थितियों को स्पष्ट करते हुए सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन देना चाहिए। अच्छा, एक खबर बस इसी से जुड़ी हुई, और प्रदूषित पानी की जब हम बात कर रहे हैं, अमित मालवीय हैं, उन्होंने क्या पोस्ट किया, मैं इसकी सियासत की बात कर रही हूँ। देखिए 2 लोगों की मौत हो गई, कहां पर? तिरुवल्लुर में 2 लोगों की मौत हो गई दूषित पानी की वजह से, और 10 इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। ये केवल 1 हफ्ते पहले की घटना है, तमिलनाडु में घटी है और चेन्नई से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो केवल कहानी इंदौर की नहीं है, कहानी ऐसी आपको तमिलनाडु में मिल जाएगी, कहानी हो सकता है आपको गुजरात में भी मिल जाएगी। ये अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों की कहानी हो सकती है। आप इसमें कब तक सियासत खेलिएगा? लेकिन ये एक्सक्यूज तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल तिरुवल्लुर का ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है ना, कि ये आरोप प्रत्यारोप का विषय है कि तमिलनाडु में भी ऐसा हो रहा है। भाई आपके यहाँ जो हो रहा है उस पर आपने क्या प्रबंध किया? और इसको तो मैं दूसरे तरीके से भी गंभीर देखता हूँ, क्योंकि इंदौर पिछले 10 साल से मेरे ख्याल से नंबर 1 स्वच्छ शहर माना जा रहा है। तो इस पर भी जांच होनी चाहिए कि ये किस तरह से स्वच्छ शहर बनाया जाता है। और केवल कूड़ा साफ करना ही स्वच्छ शहर नहीं होता ना। अगर 60 जगहों पर गंदा पानी मिल रहा है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेयर की सुनवाई कमिश्नर नहीं कर रहे हैं, सरकार की सुनवाई नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री जिसके प्रभारी हैं और जो जलदाय मंत्री हैं वो इंदौर के हैं। सस्पेंड करना चाहिए था। जलदाय मंत्री तुलसी सिलावट है, वो भी इंदौर से हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, एक बड़ी खबर आ रही है, खबर उत्तराखंड से है। अंकिता भंडारी केस में भीड़ ने उग्र प्रदर्शन कर दिया है। सीबीआई जांच की मांग हुई है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून में इस वक्त प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखें। बैनर और पोस्टर के साथ जनता सड़क पर है, नारेबाजी कर रही है, बड़ी भीड़ है। अंकिता भंडारी का ये केस कोई आज का मामला नहीं है। लगातार इस मामले को लेकर उत्तराखंड से भी आवाजें उठ रही हैं, दिल्ली में भी कई आवाजें उठी, और खास तौर पर जब ये अभी हाल ही में किसका मामला था, उत्तर प्रदेश का, हाँ, ये उन्नाव रेप कांड में जब कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए और ज्यादा मांगे तेज हो गई है। अब हम इस हिस्से में बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, और सबसे ज्यादा चर्चा आप जरा गूगल करके देखिए किस नाम की हो रही है, तो आपको 2 नाम दिखाई देंगे। एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे वेनेजुएला के एक्स प्रेसिडेंट मादुरो। जी हां, अमेरिका ने वेनेजुएला में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले में दुनिया को एकदम साफ बता दिया कि दादागिरी तो उसी की चलेगी। दुनिया का डॉन कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। हथकड़ी लगाकर जब निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया तो इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में जारी की गई। ट्रंप के इस कदम से हालांकि दुनिया हैरान है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो उनकी पत्नी को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। राष्ट्रपति मादुरो को अगले हफ्ते अमेरिका की अदालत में पेश किया जाएगा। मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। दोनों पर अगले हफ्ते मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े हुए मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। कुछ तस्वीरें उनके सामने आई। ये तस्वीरें इसलिए भी दिलचस्प है, एग्जैक्टली अगर इसी तस्वीर की मैं बात कर दूं, वो जानते थे खूब सारे कैमरे मौजूद हैं, धड़ाधड़ उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं, वीडियो बन रहा है, तो उन्होंने क्या कहा? गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर उन्होंने कहा। उनकी भी अपनी ठसक है, अकड़ है। इसी ठसक और अकड़ की वजह से शायद इस वक्त वो इस बंधन में है। अमेरिकी सैनिकों ने 2 और 3 जनवरी की दरमियानी रात वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अगवा किया। देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट नेशनल गार्ड बेस पर लाया गया। इसी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा भी गया।
नीले रंग की जैकेट में वो दिखाई दे रहे थे, हाथों में हथकड़ी थी, थोड़ा लंगड़ा भी रहे थे, उम्र की भी वजह हो सकती है, या फिर जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि घसीटते हुए उनको लेकर आए थे, हो सकता है इसलिए भी वो लंगड़ा रहे हो। उनकी पत्नी उनके साथ ही मौजूद थी। मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन ले जाया गया और यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की गई। अब मादुरो को उनकी पत्नी को ब्रुकलिन के डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने मादुरो को बंधक बनाने का पूरा ऑपरेशन महज 30 मिनट में कैसे पूरा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की पहले हम बात आपको सुनाते और फिर इस पर करेंगे चर्चा कि कैसे ताकत के बल पर एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है, बंधक बना लेता है और फिर मुकदमा भी कहाँ चलाता है, अपने ही देश में। तो जिसकी ताकत है, जो बलवान है, वही पहलवान है। आप पहले सुने डोनाल्ड ट्रंप को। All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States. अच्छा, ये निकोलस मादुरो हैं कौन? केवल आप अगर उन्हें वेनेजुएला के राष्ट्रपति के तौर पर देख रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट के तौर पर देख रहे हैं, तो केवल इतनी सी कहानी नहीं है। उनकी कहानी लंबी है। एक ट्रेड यूनियन लीडर के बेटे हैं निकोलस मादुरो, और एक बस ड्राइवर से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। विदेश मंत्री रहे, ह्यूगो चावेज के बहुत करीबी रहे। ह्यूगो चावेज ने अपनी सत्ता इनके हाथ में सौंपी। वो अलग बात है कि जब चुनाव हुआ, चुनाव को लेकर ये कहा गया कि इन्होंने सत्ता के बल पर इस चुनाव को अपने पाले में करने की कोशिश की। और इसी के बाद साल 2020 से, अगर मैं विजय जी सही हूं, तो साल 2020 से अमेरिका के साथ रिश्तों में तनातनी आनी शुरू हो गई, क्योंकि इसके पीछे पूरा तेल का खेल था। सारा खेल ही तेल का है। दो तीन बातें हैं, आपने बहुत अच्छे से कहा कि भाई जिसकी लाठी है उसी के मादुरो हैं। ट्रम्प साहब ने तय कर लिया कि वो कर सकते हैं। क्या मुकदमा है, क्या मामला है, और मामला यदि ड्रग्स का है तो वेनेजुएला पर हमले की क्या ज़रूरत थी? पहले तो अमेरिका ने हमला किया देर रात को, कल रात को 2 बजे उस पर हमला किया गया, फिर उनको उठाया गया, फिर लेकर आया गया। और वो एक लोकल फेडरल कोर्ट का मसला है अमेरिका का, जिसमें कोई ऐसा नहीं है और एक अमेरिका के फेडरल कोर्ट के मुकदमे में किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लिया जाए। तो कुल मिलाकर मसला तेल का है, और बार बार अमेरिका ये कहता रहा है कि भाई तेल पर अनाधिकृत तौर पर मादुरो ने वो कर लिया है कब्जा। उसकी कहानी होती है 76 की, कल भी हम लोगों ने शायद चर्चा की थी कि 76 में जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है, आंद्रेस उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने सारी जो तेल कंपनियां थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था, नेशनलाइजेशन किया था। उससे पहले अमेरिका ही सारा वहाँ पर काम देख रहा था, अमेरिकी कंपनियां तेल का काम देख रही थी। तो जब नेशनलाइजेशन हो गया तो अमेरिकी कंपनियों की सारी दुकानदारी खत्म हो गई। अब वो लड़ाई ट्रंप साहब को उस तेल पर कब्जा करना, और सबसे बड़े भंडारों में से एक है वेनेजुएला जी। तो ट्रंप तेल की लड़ाई के लिए मादुरो को केवल निशाने पर ला रहे हैं और बहाना बनाया कि ड्रग्स का। हो सकता है मैं ड्रग्स के मामले में नहीं कर रहा, उन्होंने पिछले दिनों 80 बोट्स पर भी हमला किया था, अटैक किया था अमेरिका ने। तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि मादुरो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन क्या एक देश के राष्ट्रपति को ड्रग्स के मामले में अमेरिका उठाकर ला सकता है और दुनिया चुपचाप उसको देख रही है? तो ये सिर्फ ताकत का खेल है, ताकत के दम पर ये करना चाह रहे हैं। और ट्रंप साहब को तो हमने पिछले दिनों देखा है कि वो उनके लिए रुपया ही सबसे बड़ा भैया है। तो तेल पर जो नजर है उनका बयान मैं सुना देती हूँ सर, उन्हीं का ये बयान सुना देती हूँ। वेनेजुएला पर कब्जे के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा, उनका फ्यूचर प्लान आप सुनिए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि वो बातों को कोई घुमा फिरा के नहीं कहते, कोई डेमोक्रेसी के आड़ नहीं लेते, वो सीधा सीधा कहते भाई मेरे को तो धंधा करना है, वो ऐसे ही कहते हैं। मैं यहाँ की मुंबईया भाषा में कह रही हूँ, धंधा करना है, वो वहां की भाषा में कह रहे हैं।
अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के तेल कारोबार को कंट्रोल करेंगी। रूस और चीन को वेनेजुएला का तेल बेचा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा, यह भी डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। रूस के साथ हालात अगर ठीक होते हैं तो फिर फैसला लिया जाएगा, और फिर चीन का क्या होगा वो तो फिर ट्रंप ही जाने। आप सुने। China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when it comes to the oil and drugs? And Russia, With them when it comes to the oil and drugs. and Russia, Russia when we get things straightened out. But in terms of other countries that want oil, we're in the oil business. We're going to sell it to them. We're not going to say we're not going to. In other words, we'll be selling oil. Probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so bad. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. अच्छा, दर्शकों को ये पता होना चाहिए जब हम तेल की बात कर रहे हैं तो वो कितनी बड़ी क्वांटिटी में है। तो ये डिटेल आपके सामने रख दूं। वेनेजुएला का तेल भंडार अमेरिका के तेल भंडार से 5 गुना ज्यादा है। दुनिया के जो शीर्ष 4 तेल भंडार वाले देश हैं, जिसमें ईरान का भी नाम शामिल है, दुनिया के कुल तेल भंडार का आधे से अधिक हिस्सा किसके पास है? वो वेनेजुएला के पास है। अब जो सिद्ध तेल भंडार है, अगर उसकी कुल मात्रा का लगभग अगर हम ये कहें 1.73 ट्रिलियन बैरल है, तो वो तो यही है। इसलिए ट्रंप को वेनेजुएला चाहिए, इसलिए उनको वहां की सत्ता चाहिए। ये तो एकदम इकोनॉमी का खेल है। इसमें कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेसी या स्ट्रेटेजिक मामला नहीं है, कोई ड्रग्स का मामला नहीं है, कोई नार्को टेररिज्म का मामला नहीं है। ये सिर्फ तेल का मामला है, बिजनेस का मामला है। और ये अब ठीक कहा विजय जी ने, 76 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उनका कहना था कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो अमेरिका की कंपनियों ने तैयार किया था। वहां से देखिए, अभी भी वेनेजुएला से तेल निकालना बड़ा कठिन होता है क्योंकि हेवी ऑयल है वहाँ का। वो हेवी ऑयल की वजह से वो एक्सप्लोरेशन होता नहीं है और न उस तरह से रिफाइनरी होती है। तभी वहाँ से सिर्फ $4 अरब का तेल एक्सपोर्ट होता है हर साल, और सऊदी अरब $200 अरब का तेल एक्सपोर्ट करता है, 50 गुना ज़्यादा। तो अब अमेरिकन कंपनियां जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी, और उसमें क्या है, दिल्ली में हम लोग देखते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ बिजनेसमैन की कम्युनिटी है। तो कोई बिजनेस आप शुरू करिए तो उसमें किसी की पत्ती 1 रुपए की, किसी की 2 पैसे की, किसी की 5 पैसे की पड़ती है। तो ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम करके अपने परिवार की पत्ती डाल देते हैं हर धंधे में। कहीं माइनिंग है, कहीं तेल है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं बिल्डिंग है। तो हम मेरे परिवार की पत्ती 2% 4% की होगी। वो इसमें भी आप देखिएगा, एक्सन मोबाइल हो या शेवरेज, जो बड़ी उनकी कंपनियां हैं, उनमें उसमें उनकी पत्ती कहीं ना कहीं डाल लेंगे, वो बिजनेस करेंगे। क्रिप्टो में भी डाल दिए, क्रिप्टो में भी डाला हुआ है। और ये मीनाक्षी सिर्फ वो इराक का हमला क्या था, वो भी बिजनेस का मामला था। कहा गया कि मास डिस्ट्रक्शन के विपन है, और असल कारण ये था कि सद्दाम हुसैन यूरो में ट्रेड करना चाहते थे अपने तेल का। तो वो यूरो में ट्रेड करना चाहते थे, वो पसंद नहीं आया। कैसे डॉलर को कमजोर कर देंगे? ईरान हमारे ही साथ रुपए में ट्रेड कर रहा है, वो पसंद नहीं है। वहाँ न्यूक्लियर हथियार है, इसके बहाना है, इसका बहाना है। वहाँ मास डिस्ट्रक्शन का वीपन है, ये बहाना है। यहाँ बहाना है आपके पास कि नार्को टेररिज्म कर रहे हैं। भाई, अमेरिका का सारा ड्रग्स मैक्सिमम हम लोग फिल्मों सीरीज में देखते रहे हैं, कोलंबिया से आता है, मैक्सिको से आता है। तो आप कोलंबिया मैक्सिको पर छोड़ करके आपको वेनेजुएला आपका टारगेट है। ठीक है कि उनका इलेक्शन रिग्ड था, 2024 का इलेक्शन रिग्ड हुआ, लेकिन ये कारण थोड़े हो सकता है कि आपने सारा यूएन चार्टर का उल्लंघन किया, आपने तमाम इंटरनेशनल ट्रीटीज के उल्लंघन किए, आपने एक सॉवरन कंट्री पर आप कैसे हमला कर सकते हैं, और हमला करके वहां के राष्ट्रपति को कैसे उठा ले सकते हैं? आपके पास ताकत है तो। और इस बात का पूरी दुनिया को विरोध करना चाहिए। अच्छा, अफसोस की बात है, कोई नहीं विरोध कर रहा है। G20 का कोई देश इस समय विरोध नहीं कर रहा। दबदबे वाला कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का और यूएन चार्टर का उल्लंघन है। वो बोल ही दिया ना, मुंह ज़बानी खर्च में क्या जाता है, वो मुंह ज़बानी खर्च कर दिया। तो चीन को भी ऐसे थोड़ी ना कि कोई वेनेजुएला से हमदर्दी है, उनको भी तेल चाहिए, इसलिए उन्हें हमदर्दी है। वेनेजुएला का 80% अभी जो चाइना जाता है, चाइना ही जा रहा है, सबसे मैक्सिमम तेल चाइना ही खरीदता है। तो ये हेजेमोनी की जो पॉलिटिक्स है ना, जो ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात हो रही है ना, कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है, चाइना बदलना चाह रहा है। तो 2 जगह अमेरिका की नजर थी, एक वेनेजुएला चाइना की वजह से, और ईरान, रूस और चाइना दोनों की वजह से। तो अब ये यहाँ तख्ता पलट हो गया। अभी ये आ गया ना कि डेल्सी रोड्रिगेज जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो करेंगे। सर, एक इंटरेस्टिंग जरा एंगल इसमें और बता दूं, फिर समीर जी मैं आपके पास आ रही हूं। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल क्या है कि वेनेजुएला में विपक्ष के नेता कौन है? मचाडो है। मचाडो कौन है? उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला 2025 का।
और डोनाल्ड ट्रंप बस हाथ मसोसते रह गए, उनकी दिली ख्वाहिश थी नोबेल पीस प्राइज मिला। अब तो ये लग रहा है कि ये नोबेल पीस प्राइज भी उन्हीं के रिकमेंडेशन पर मचाडो जी के पास गया होगा। मचाडो को तो मना कर दिया कि उनको नहीं देंगे, मचाडो को वहाँ सत्ता नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। नहीं, और डेल्सी रोड्रिगेज जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन डेल्सी रोड्रिगेज जो हैं उनको वो कह दिया, उन्होंने ट्रंप ने कल ही कहा कि उन्होंने हमारे साथ काम करने की इच्छा जताई है। देखिए अब बहुत ज्यादा अस्थिरता अमेरिका वहाँ नहीं करना चाहता। ट्रंप की लगातार तारीफ करती आई। हाँ, तो नहीं वो मतलब ट्रंप ने कहा कि वो हमारे साथ काम करने को तैयार है। तो एक कामकाजी रिलेशन बनाना है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि वेनेजुएला में वहाँ बहुत अभी अस्थिरता हो जाए। हाँ, तो थोड़े दिन यहाँ चला करके साथ में, और फिर जब अपना कठपुतली अपनी बिठानी होगी तो बिठा देंगे। बांग्लादेश में भी तो यही सब हो रहा है, कठपुतली बैठा दी, नोबेल पीस प्राइज तो कठपुतली बैठा दो। जैसे अभी अजीत जी ने कहा ना वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की बात है, इस शब्द को अब है ना बदल दीजिए, ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए, वर्ल्ड डिसऑर्डर लाने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, वर्ल्ड में डिसऑर्डर लाने के लिए अमेरिका ने अब ऑर्डर चीन को पूरा अधिकार दे दिया कि आप ताइवान पे हमला कर सकते हो। अब चीन भी कहेगा कि भाई आप घुस के अगर वेनेजुएला को खत्म कर ले सकते हो तो मैं भी फिर ताइवान पे हमला कर सकता हूँ, फिर आप मुझे रोक नहीं पाओगे इस बात को लेके। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से दादागिरी चल रही है कि भाई पुतिन ने कहा कि मुझे यूक्रेन चाहिए तो वो 20% पे कब्जा करके बैठ गए, वेनेजुएला को ट्रम्प ने ले लिया है, अब चीन ताइवान की ओर बढ़ेगा। और भारत ने आज इस पे मतलब अपने चिंता जाहिर की। आज भारत के विदेश मंत्रालय का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि बहुत चिंता की बात है जिस तरीके से वेनेजुएला में हुआ है, और कोई भी मामला आपसी संवाद और सूझबूझ से निपटना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत ने संदेश दिया है अमेरिकन प्रशासन को कि जो कुछ भी हो उससे भारत बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि भारत भी 2.5 लाख बैरल पर डे जो इंपोर्ट कर रहा था वेनेजुएला से, फिलहाल वो भारत के लिए भी एक बड़ा संकट है। आपको सऊदी अरब से लेना पड़ेगा, सऊदी अरब से अब और ओपेक से लोगे तो अब वो अपनी कीमतें बढ़ा देंगे। अभी आपको वेनेजुएला से बहुत सस्ते में मिल रहा था, अब महंगे में आप सऊदी अरब और ओपेक से लोगे तो अब तमाम तेल की लड़ाई शुरू होगी। अब चीन इसमें क्या करता है, क्योंकि चीन बड़ा बायर था, क्या चीन को देने से, चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ देने से मना कर दिया था, तो अब वो उनको तेल देने से मना करेगा। तो अब क्या होता, तो अब दुनिया में तमाम तरीके की लड़ाई चल रही है। कल तो अपन इस पर डिस्कशन कर भी रहे थे, तब कहा भी था कि भाई 48 घंटे भी अगर मादुरो टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इतने आसानी से बिल्कुल केक की तरह कब्जा कर लेना कि कोई विरोध नहीं करना, आराम से उसको ले जाना, कोई सरकार की मतलब सरकार की तरफ से सेना ने कोई विरोध नहीं किया। ये बता रहा कि कितनी कमजोर स्थिति वहां पर मादुरो की थी। मुझे लगता है कि देश की जनता भी चाह रही होगी मादुरो से पीछा छूटे। नहीं सर, कई जगह पर इसका जश्न भी बना, मसलन अर्जेंटीना की बात करें, यूएस में भी जो जितने वेनेजुएलन नागरिक हैं जो वहां पर शरण पाए हुए हैं, उन्होंने भी इस बात का जश्न मनाया। अच्छा, वहां का तो ठीक है, लेकिन दुनिया में क्या होगा, ये दुनिया की बात करिए ना। में क्या होगा वो तो अमेरिका के पास अगर 303 अरब बैरल का ये है और 170 अरब बैरल कनाडा में है, जिसको अपना 51वां राज्य बनाना चाहता है, अपना भी उसके पास है। जब इतने बड़े तेल भंडार पर अमेरिका कब्जा करेगा तो जाहिर तौर पर वो वेस्ट एशिया से निकलेगा खाड़ी से, और यहाँ की अस्थिरता पर उसका ध्यान कम जाएगा। तो इस अस्थिरता को इसको कौन हैंडल करेगा? ये जो डिस्टर्बेंस होंगे इसके लिए तो अमेरिका बहुत निश्चिंत हो जाएगा। ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या 2026 में पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी? ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा करके एक ट्रेलर दिखाया है, क्या पूरी पिक्चर अभी बाकी है? चीन और ताइवान में भिड़ंत हो रही है, ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, सऊदी अरब और यूएई यमन में भिड़ रहे हैं, और इधर एक और वॉर फ्रंट ओपन हो गया है। बात सीरिया की कर रही हूं, जहां ब्रिटेन और फ्रांस ने जंगी आगाज किया है। दोनों देशों की जॉइंट एयर स्ट्राइक में आईएसआईएस का हथियार डिपो तबाह कर दिया गया। पलमायरा शहर के उत्तर में पहाड़ों पर यह हमला हुआ, जहां आतंकी संगठन आईएसआईएस का हथियार डिपो है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि भी कर दी है। इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। सीरिया आईएसआईएस का गढ़ है, जो न सिर्फ ट्रंप को चैलेंज करता है बल्कि सीरिया की सरकार भी इसका आतंक झेल रही है। इस हमले को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का टाइफून FGR-4S फाइटर जेट लीड कर रहा था, जिससे आईएसआईएस के अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर गाइडेड बम गिराए गए, और उसकी ये कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हम जब वर्ल्ड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, दुनिया कौन से कहां किस मुहाने पर सर खड़ी हुई है ये समझ में नहीं आता। अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर ले, रूस यूक्रेन पर कब्जा कर ले, चीन ताइवान पर कब्जा कर ले, इजराइल फिर गाजा पर कब्जा कर ले। देखिए, और अब ये एक जो वॉर फ्रंट ओपन हुआ है सर। देखिए, दुनिया में करीब 68 देश हैं जो या तो युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं या युद्ध लड़ रहे हैं। अब जहां तक अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में एक बड़ा कारण तो ये है कि हम तेल के क्षेत्र में दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका ये भी चाहता है कि जो बैकयार्ड कहलाते, करीब 1.5 दर्जन ऐसे कंट्रियां हैं जो कैरेबियन बैकयार्ड है अमेरिका की, और जिनका समुद्री रास्ता है, वो चाहता है उस समुद्री रास्ते पे भी हमारा आधिपत्य हो। क्योंकि अमेरिका का जिस तरीके से रसिया और चीन के साथ
तनाव चल रहा है, उसमें उसे एक आशंका ये लग रही है कि जो ये 1.5 दर्जन कंट्रियां हैं वो उनमें से मैक्सिमम जो है वो लेफ्ट समर्थक हैं। तो उसको एक डर ये भी लग रहा है कि कल को मान लीजिए यदि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई तो ये उन देशों के साथ जा सकते हैं जो हमारे खिलाफ हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी विसंगति पैदा हो सकती है। इसलिए तेल के खेल के साथ साथ वो सामरिक दृष्टि से भी अमेरिका ये बंदोबस्त करके चलना चाहता है कि जो समुद्री रास्ता है उस समुद्री रास्ते पे भी हमारा अधिकार हो। इसीलिए आप देखिए वो अभी किसको वेनेजुएला में अटैक किया, क्यूबा कोलंबिया को धमकी दे रहे हैं, ये सारी कंट्रियां उन्हीं से जुड़ी हुई हैं सारी। मैक्सिको को पहले से ही धमका के रखे हुए हैं कि भाई मैक्सिकम के साथ साथ जो है दूसरे देश के लोग भी हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं आपके रास्ते से। तो आप देखिए कि अमेरिका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ये स्पष्ट कर रहा है। अच्छा, इधर यमन में सऊदी अरब और यूएई के बीच भी जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पोर्ट सिटी मुकल्ला पर सऊदी अरब ने फिर से हमला किया। अलगाववादी संगठन एफटीसी ने कहा है कि यहां हमारे लड़ाकों को निशाना बनाया गया है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल दक्षिण यमन पर कब्जा कर चुका है, जिसे वापस लेने के लिए सऊदी अरब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एफटीसी को यूएई का समर्थन मिला हुआ है। यमन 1 दशक से ज्यादा समय से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। उत्तर में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों का कब्जा है, जबकि दक्षिण में सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है। गठबंधन का एक सदस्य संयुक्त अरब अमीरात दक्षिणी अलगाववादियों का समर्थन करता है। दक्षिण यमन को दोबारा अलग देश बनाने की ये मांग करते हैं। हमले यही तस्वीरें हैं। क्या एक और वर्ल्ड वॉर का सीन क्रिएट हो गया है समीर जी? बिल्कुल, मतलब दुनिया उस मुहाने पर पहुंच गई है और अब ये देखना पड़ेगा कि भाई अभी तो ठीक है, यूएई ने थोड़ा अभी पेशेंस दिखाया है। उन्होंने कहा कि भाई यमन से हमने अपनी पूरी सेना हटा ली, हम नहीं चाहते मामला बढ़े। लेकिन सऊदी अरब जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है, ये क्या बात आगे बढ़ने वाली है? और अभी सबकी नज़र दुनिया की पहले चाइना के ऊपर लगी हुई है कि उसने ताइवान को तीनों तरफ से घेर के रखा हुआ है। क्या वो ताइवान पर हमला करने वाला है? और मुझे लगता है कि अब शी जिनपिंग का जो बयान आया था कि दुनिया की कोई ताकत ताइवान को चीन में मिलने से रोक नहीं सकती और हम लेकर रहेंगे, तो क्या इसी समय का वो इंतजार कर रहे थे और अब चीन भी ताइवान को लेने के लिए आगे बढ़ेगा? अभी तो इजराइल का मामला नहीं निपटा था, आ जा रहा है कि भाई साउथ कोरिया ने अभी जापान के क्षेत्र में 2 मिसाइलें दाग दी वहां पर, तो वो एक नया फ्रंट खड़ा हो गया है। तो क्या पूरा दुनिया में सब जगह अब यही देखने को स्थिति मिलेगी? अभी थाईलैंड कंबोडिया का हुआ था, वो रुका नहीं रुका कि अब ये नया फ्रंट खड़ा हो गया। मुझे लग रहा है कि 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं, और जिस अमेरिका को, जो दुनिया का इतना बड़ा देश है, जो अपने आप को दुनिया का दादा मानता है, उसे कम से कम एक धैर्य और पेशेंस का परिचय देना था। उसने जिस तरीके से वेनेजुएला में कब्जा किया है, जाकर राष्ट्रपति को उठा कर लेकर गए, ये दुनिया में बहुत गलत संदेश गया। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जिसके पास शक्ति है उसी के पास सत्य और वो मनमानी करेगा? तो दुनिया के दूसरे छोटे देश मुझे लगता है इससे डर गए हैं। कहता यूएन चार्टर का हवाला क्यों नहीं दिया जाता? वहां पर भी तो चुप्पी है, नहीं कर रहा है ना वो कुछ भी। यूएन चार्टर को कौन सुनता है? संयुक्त राष्ट्र को कौन पूछ रहा है? अमेरिका सब पैसे देता है। आप आज की तारीख में जब रूस ने यूक्रेन पे किया, तब क्या यूनाइटेड नेशंस में कुछ कर पाया? आज अमेरिका करेगा तो अमेरिका के सामने आप क्या कर लोगे? निंदा प्रस्ताव पास करोगे, अमेरिका सुनेगा नहीं। अमेरिका को आप रोक नहीं सकता। अमेरिका सारा दुनिया को, सारी संस्थाओं को पैसा देने वाला व्यक्ति रहा है, पैसा देता रहा है, उसके अधिकारी वहां बैठे हैं। तो अब ये संस्था तो कागजी संस्थाएं बनकर रह गई। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई अब इन संस्थाओं को बदलने का वक्त आ गया, जो 1960-70 में बनी हुई थी, आज 2025 है। और भारत को क्यों नहीं इसका स्थायी सदस्य बनाया जा रहा है? क्यों 5 लोग स्थायी सदस्य बनकर बैठे हुए? भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए, जो प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आप 5 लोग मिलकर दुनिया की दादागिरी करो, किसी और को आने न दो, और जो हम बोले वही सही है। तो दुनिया दुष्चक्र में फंस गई है। मुझे लग रहा है कि अमेरिका इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। किसी भी देश पे किसी भी तरह का टैरिफ लगा देना, मैक्सिको को बोल देना कि आप हमारा 51वां राज्य बन जाओ, किसी के राष्ट्रपति को उठाकर ले आना, कोई अगर आपकी बात नहीं मानता है तो रातों रात उसका टैरिफ बढ़ा दो। भारत के साथ आप टैरिफ बढ़ा देते हो। तो भारत से अभी तक आपकी डील फाइनल नहीं हो पा रही है। वेनेजुएला को कह रहे हैं कि नार्को टेररिज्म है, जो उसने ट्रंप ने किया वो टैरिफ टेररिज्म नहीं था, वो भी टैरिफ टेररिज्म था। आपने पूरी दुनिया को टैरिफ के, हम तुम पर 20%, तुम पर 50%, तुम पर 100% टैरिफ लगा दिया। यही समरथ को नहीं दोष गुसाई की ही तो बात हो रही है। और यही बात जब हमला किया यूक्रेन पर, जब ट्रंप से पूछा, उससे पुतिन से पूछा गया, तो पुतिन ने कहा कि भाई जब आप गए थे यूगोस्लाविया में हमला करने, इराक पर हमला करने, तो यूएन चार्टर कहां था? तो चेकोस्लोवाकिया। जब आप गए तो कहां था यूएन चार्टर? तो अमेरिका के लिए चार्टर, जब अमेरिका के लिए नहीं है चार्टर, तो रूस के लिए भी नहीं है, चीन के लिए भी नहीं है। सर, एक खबर ये गले की हड्डी थी। 92 में तख्ता पलट की कोशिश की अमेरिका ने, विफल हो गया। 2002 में तख्ता पलट की कोशिश की, विफल हो गया। एक और खबर है सर,
अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर अटैक किया, सऊदी अरब ने यमन पर स्ट्राइक की और इसके बाद अब ये लगने लगा कि कोई भी ताकतवर देश, जो इतनी देर से यहाँ चर्चा चल रही यही तो है, किसी भी कमजोर देश पर कभी भी हमला कर सकता है। और इसकी आहट ताइवान और चीन के बीच में देखी जा रही है। चीन के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि ताइवान और चीन का एक होना तय है। ताइवान कह रहा है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसमें ट्रंप भी कूद पड़े हैं। अब वो चीन को नसीहत देने वाले फिर कौन होते हैं? वो तो खुद ही ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि अगर चीन ने ताइवान में दाखिल होने की कोशिश की तो फिर ये ठीक नहीं होगा। ताइवान और चीन के बीच में विजय जी जबरदस्त तनाव चल रहा है। इसको आप जंगल राज क्यों नहीं बोलते हिंदुस्तानी जुबान में? ये तो जंगल राज है ना। और ये मौका दे दिया है चीन को, अमेरिका ने वेनेजुएला पे जिस तरह से किया है कि ताइवान पर, वो तो ताइवान को पूरी तरह से घेर ही लिया। पिछले 10 दिन से आप 15 दिन से देखें तो चाइना ने पूरी तरह से ताइवान को घेर रखा है और अमेरिका वहाँ पर से अपनी फौज को एक तरह से चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन की स्ट्रेटेजिक पावर, डिफेंस पावर बहुत ज़्यादा है। यदि वो तय कर लेंगे, वो सही वक्त का इंतजार कर रहे होंगे। अब चीन को ताइवान पर कब्जा करने, और कब्जा नहीं तो कम से कम उस पर हमला करने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्दी ये तस्वीर सामने आने वाली है, इसमें रोक नहीं सकता कोई। और अमेरिका के लिए जैसे बात हो रही है ना यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने दूसरा काम और किया है कि यूनाइटेड नेशंस की जितनी संस्थाएं थी उनको कमजोर कर दिया है। खुद को विड्रॉ करके उसकी जो फाइनेंसेस का मामला जो था, फंडिंग का मामला था, वो कमजोर कर दिया है। तो अब वो वैसे भी बेमायना हो गई है। और 140 करोड़ वाले देश हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं हो, बिल्कुल ठीक तो उसका क्या मायने है उस संस्था का वैसे भी। और अगर केवल ताकतवर से चलाना है तो फिर यूनाइटेड नेशंस का नाम ही ट्रंप ऑफिस कर दो अभी। नहीं, लेकिन सर वैसे भी एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है सर। वैसे भी रूस जो है वो अमेरिका की सुनता नहीं, अमेरिका चीन की सुने क्यों, और चीन भी फिर अमेरिका की क्यों सुने? अब वही बात है सर जो सुमरत को नहीं दोष गुफाई। तीनों जो ये देश है ना, ये न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। तो अब एक अलग ग्रुप है, एक अलग क्लब है न्यूक्लियर पावर कंट्रीज जो हैं, भारत भी है उसमें, पाकिस्तान भी है। तो अब जितने कमजोर देश हैं, जिनके पास डिटरेंट नहीं है, जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो वल्नरेबल हैं। उनके पास का जो बड़ा देश है उनके ऊपर हमला कर सकता है, उनको अटैक कर सकता है। अब ये अगर इसके बाद नए सिरे से न्यूक्लियर रेस शुरू हो तो आप क्या करिएगा? सब आदमी अब न्यूक्लियर हथियार बनाए अपने डिटरेंट के लिए। कोशिश करा था कि वो भी न्यूक्लियर पावर बन जाए। न्यूक्लियर पावर नहीं, उसको तो कर देने, उसने समाप्त कर। पाकिस्तान जिसका ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई के बाद खून सूख गया, उसे हर किसी पर किसी ना किसी अनहोनी का हर पल डर सताता रहता है। इसलिए पाकिस्तान अपनी औकात के मुताबिक ताकत का प्रदर्शन करता है। अब उसने तैमूर की नुमाइश की। दावा किया गया कि तैमूर मिसाइल 600 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता रखता है। इसे भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाला बताया गया है। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि इसकी शानदार तकनीक अच्छों के पसीने छुड़ा सकती है। जानकारों की अगर माने तो पाकिस्तान साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की भरसक कोशिश कर रहा है और इसलिए वो ये दावे कर रहा है। भारत का S-400 मल्टीलेयर सिस्टम जो मल्टीलेयर्ड है, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलों से निपटने में भी सक्षम है, उसके सामने ये क्या टिकेगा? लेकिन कोशिश पाकिस्तान यही कर रहा है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद तैमूर है। समीर जी, पाकिस्तान तैमूर से उम्मीद करे या पाकिस्तान अपने आसिम मुनीर से उम्मीद करे, पाकिस्तान को तो हर जगह पिटना ही है भारत से। और जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत इस समय हो चुकी है कि अब तमाम दुनिया के देश उसके जो आतंकवाद एक्सपोर्ट के कारण जो परेशान रहे, अमेरिका भले उसको लगातार सपोर्ट करता रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने बता दिया कि हमारी ताकत क्या है और चीन आपके पीछे खड़े हो जाए, भले ही कितनी ताकत आपको हथियार दे दे, पैसा दे दे आपको, लेकिन भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की हैसियत उसको बता दी और चीन को भी बता दिया कि भले ही आप पाकिस्तान को कितना भी सपोर्ट कर लो, भारत के सामने न पाकिस्तान टिक सकता है न चीन की स्थिति। और अब जो जिस तरीके से एक समीकरण बन रहा है कि भाई बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से स्थिति बन रही है, भारत उस स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। अब पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, पैसे नहीं है, तमाम तरह के अपने उन्होंने उपक्रम बेच के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हथियारों में पैसा लगा रहा है। मुनीर तो अभी क्यूबा होकर आए थे, मुनीर दुनिया घूम रहे हैं कि किसी तरीके से हम मतलब बेहतर हथियार इकट्ठे कर लें। मुझे लग रहा है कि वो चाहे तैमूर को लेकर आ जाए, चाहे उन्हें चीन हथियार दे, चाहे अमेरिका उनको कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा दे, इस बात को अच्छे से पाकिस्तान जानता है कि भारत आज एक वर्ल्ड में कहाँ ताकत पर पहुंच चुका है। दुनिया की तीसरी इकोनॉमी जो देश अब बनने की स्थिति पहुंच चुका है, उसके सामने और रक्षा के क्षेत्र में भारत की जो स्थिति है आज की तारीख पे कि आज हम डिफेंस में कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 80,000 करोड़ का ऑर्डर हमारे पास पड़ा हुआ है, आज सब हम अपने देश के अंदर बनाने की स्थिति में आ गए। तो मुझे लगता है कि वो तैमूर भले ही एग्जाम्पल के रूप में दिखा दे, जब इस्तेमाल करने की बारी आएगी तो पाकिस्तान को पता है कि भारत के सामने से घुटने टेकना है।
बहुत सारी मिसाइलें कई और दूसरे उपाय भी कर रहा है वो। अपने अभी खबर आई थी कि वो बॉर्डर के इलाके में पीओके में अपने उसने ड्रोन तैनात करने शुरू किए हैं। जो ड्रोन उसको टर्की से मिला है या चाइना से मिला है, एक उसको आशंका है जो बार बार हमारी तरफ से हमारे जो जनरल्स हैं वो कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो जब हम लोग कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो उसका खून सूखता होगा, उसको लगता होगा कि पता नहीं फिर कब अटैक हो जाए। और ये इस लड़ाई की अभी अमेरिका की भी एक रिपोर्ट जो न्यू ईयर की आई है, डिफेंस रिपोर्ट, उसमें कहा गया पेंटागन की रिपोर्ट में कि 2026 में हालांकि मीडियम ग्रेड का थ्रेट बताया गया है, लेकिन एक थ्रेट है कि भारत पाकिस्तान में फिर लड़ाई हो सकती है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में चिंता है कि भारत अगर फिर अटैक करता है या ऑपरेशन सिंदूर की अगली कड़ी आती है तो उसमें कैसे निपटे हम। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले 3 दिन, आखिरी दिन जो लड़ाई 9 तारीख की रात को जो हम भारत का अटैक था, वो इतना घातक था पाकिस्तान के लिए कि उसके 11-12 एयरबेस तबाह हुए। खुद उनके जो इशाक डार ने अभी माना, जो प्रधानमंत्री हैं, कि हमारे 11 एयरबेस उस समय हिट हुए थे। 11 एयरबेस हिट हुआ था एक साथ। उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं था, एकदम चौक हो गया था पाकिस्तान। अगर 2 घंटे 4 घंटे और लड़ाई चल जाती तो पाकिस्तान की हालत क्या होती है कल्पना नहीं की जा सकती है। तो तभी ये बड़ी हैरानी होती है कि उस समय सीज फायर कैसे हो गया, क्यों कर लिया हम लोगों ने उस समय सीज फायर। लेकिन ये आशंका पाकिस्तान को रहती है, इसलिए वो अपने मिसाइल कैपेसिटी दिखाता है, बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी दिखाता है, ड्रोन्स तैनात करता है। उसको एक आशंका है कि भारत की तरफ से फिर हमला हो सकता है, इसके लिए वो ये पाकिस्तान के दरअसल ये जो फील्ड मार्शल हैं इमरान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो पहले तो भारत को तैमूर दिखाना चाहते हैं। अगर इतनी ही ताकत है तो जिन्हें कैद में रखा है इमरान खान, उन्हें रिहा क्यों नहीं कर देते? इमरान खान को पहले तो आपने कैद में किया, फिर इमरान खान के साथियों को भी आपने कैद में कर दिया। इतने खौफजदा हैं आप भारत से क्या लड़ेंगे? पहले अपने घर में तो लड़ लीजिए, वहां तो जीत जाइए लोकतांत्रिक तरीके से। इमरान खान के 7 समर्थकों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इनमें से कई पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ यूट्यूबर भी हैं। मई 2023 में जब इमरान की गिरफ्तारी हुई थी तब उनकी पार्टी पीटीआई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उस दौरान कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले उन्होंने कर दिया। इसी मामले में वहां की एक अदालत ने सजा सुनाई। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं और उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को करप्शन के केस में पिछले कई दिनों से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वो बहुत समय से लगातार जेल में बंद हैं और इमरान खान को तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्होंने रखा है। हालांकि अब ज्यादातर लोग ऐसे हैं विजय जी जो ये चाहते हैं, मतलब एक धड़ा बहुत बड़ा ऐसा है जो इमरान खान की रिहाई चाहता है, लेकिन वो ये धड़ा भी देख रहा है कि आसिम मुनीर अभी इमरान खान को रिहा करना तो दूर, वो जिंदा भी रह पाएंगे जेल में या नहीं, इस पर भी सवाल है। अब ऊपर से उनके 7 समर्थकों को और जेल डाल दिया। उनके नाम भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। साबिर शाकिर जो हैं वो पत्रकार हैं, शाहीन सेबाई हैं, उन्हें भी जेल में डाला गया है। बिल्कुल ठीक बात है वहाँ पर, लेकिन ये लड़ाई बढ़ गई है, इतना आसान नहीं है। आसिम मुनीर को डर लगा, आप जो कह रहे हैं ना खौफ है इमरान खान का, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का जो आवाम है वो सड़कों पर उतर आया है इमरान खान के लिए। और यदि आप रोज़ देखते हो कि कोर्ट ने इमरान खान से मिलने के लिए उसके परिवार वालों को मंगलवार का दिन तय कर रखा है जी। तो हर मंगलवार को वहाँ अडियाला जेल के बाहर लोग खड़े हो जाते हैं, वो मिलने तो दे नहीं रहे, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और भी जगह कर रहे हैं, इस्लामाबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं, रावलपिंडी में प्रदर्शन हो रहे हैं, सिंध में भी प्रदर्शन हो रहे हैं जी, मतलब, और लाहौर का तो प्रदर्शन है ही वहाँ पर। पूरा का पूरा इमरान खान का जो दबदबा है उसको लेकर लगातार बने हुए। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से उनके चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए, पठानों वाली लड़ाई वो है। तो इसलिए आसिम मुनीर वैसे भी चारों तरफ से घिरे हुए, उधर बलूच जो है वो उनका सिरदर्द किए हुए हैं, और इधर अफगानी तालिबान जो हैं वो परेशान किए हुए। तो इमरान के लिए लड़ाई लंबी तो होगी लेकिन वो शुरू हो गई है और एक दमदार तरीके से शुरू हुई है। और यही वजह है कि अब उन्होंने उसके समर्थकों को दबाने के लिए 7 समर्थकों को दबाने के लिए ही कि वो पूरा आंदोलन दबे, इसीलिए उनको उम्र कैद की सजा 7 समर्थकों को दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, जेल में है वो, बचेंगे नहीं बचेंगे, लड़ाइयाँ ऐसे ही लड़ी जाती है। अवाम जब लड़ाई लड़ने पर आ जाता है तो जो तानाशाह होते हैं, जनरल होते हैं, वो उससे खौफ खाते हैं और उसके लिए तरह तरीके के रास्ते देखते हैं। मैं बहुत उम्मीद में हूँ कि इमरान खान को लिए पाकिस्तान में एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ी जा रही है। आसिम मुनीर को इतना ये समझ लेना कि जनरल हो गए तो वही हो जाएगा, फील्ड मार्शल हो गए तो उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता।
ये सब चलता रहता है। पाकिस्तान का इतिहास देख लें तो जितने जनरल और तानाशाह हुए हैं उनका क्या रहा है वो भी मुनीर साहब को समझ में आ जाएगा। किसी को सत्ता में लाने के लिए लड़ाई है तो किसी को सत्ता से हटा देने के लिए लड़ाई है। अब कहानी कुर्सी की में बात ईरान की हो रही है क्योंकि वहां पर खामेनेई सत्ता में है, 47 साल से लगातार वहां पर उनका प्रभुत्व है, लेकिन अब वहां के एजेंसी ने कह दिया है कि बस अब और नहीं सहा जाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस चरम पर है। वहां की महिलाएं जो हैं लगातार दमनकारी कट्टरपंथी नीतियों की वजह से परेशान हैं, अपने बुर्के उतार कर फेंक रही हैं, अपने हिजाब लहरा रही हैं, सभी सड़क पर हैं। खामेनेई की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं, खामेनेई से गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। ईरान में जो आंदोलन तेहरान यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था वो बढ़ते बढ़ते ईरान के 70 शहरों तक पहुंच गया है। शहर शहर हिंसा हो रही है, आगजनी की तस्वीरें हैं, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है, प्रदर्शनकारियों को सामने से गोली मारी जा रही है। हिंसा प्रदर्शन में अब तक 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने हम सिलसिलेवार तरीके से रखते चले जा रहे हैं क्योंकि ये वहां की प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं। वहां पर तख्ता पलट करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पहले ये जब हमने कहानी कुर्सी की में ईरान पर चर्चा करनी शुरू की थी वो केवल तेहरान तक एक प्रोटेस्ट सीमित था, लेकिन बीते 7 दिनों में वो 7 शहरों से निकलकर 70 शहरों तक आ गया है। ट्रंप ने भी खामेनेई को धमकी दे दी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या होती है तो फिर अमेरिका दखल देगा। ये प्रोटेस्ट ईरान की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, खामेनेई की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम की तरह हमें नजर आ रहा है। ये लगातार तस्वीरें तो आपके सामने हैं ही, इस पर हम चर्चा शुरू कर लेते हैं। राकेश जी, अब इसमें हम ट्रंप वाले एंगल को हम थोड़ा बाद में छुएंगे, पहले तो खामेनेई पर हम बात कर लेते हैं। खामेनेई के लिए कितनी बड़ी चिंता है? नहीं, आपने जेएनजी की बात की तो जेएनजी आंदोलन खड़ा किया गया है या खड़ा हुआ है? क्योंकि अभी तक जहाँ जहाँ जेएनजी आंदोलन हुआ वहाँ के जो रिजल्ट आए वो ये आए कि जेएनजी आंदोलन खड़ा किया गया है। चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, वहाँ हर जगह जेएनजी को खड़ा किया गया और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसा एल्गोरिदम किया गया कि वो सारा जेएनजी वहाँ के सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? क्या श्रीलंका में सारी स्थितियाँ सुधर गई, बांग्लादेश में सुधर गई, नेपाल में सुधर गई। उसी तरह से ईरान में भी जो जेएनजी आंदोलन खड़ा हुआ है तो वो एक सुनियोजित रणनीति के तहत खड़ा किया गया है। और मेरा मानना यह है कि आप बोलती है ट्रंप को बाद में लाएंगे, ट्रंप को पहले लाइए। ट्रंप को क्यों जरूरत पड़ गई है कहने के लिए कि यदि प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ या उनको रोकने का प्रयास हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आपकी चिंता प्रदर्शनकारियों पर क्यों है? क्योंकि यदि ईरान का आंतरिक मामला है तो आपको बोलने का हक तो नहीं है ना, वो आंतरिक मामला सुलझा लेंगे। आपको क्यों जरूरत पड़ी? मुझे लगता है जिस तरीके से बांग्लादेश में अमेरिका की तरफ उंगली उठ रही है, श्रीलंका में भी अमेरिका की तरफ उंगली उठ रही है, उसी तरह ईरान में भी अमेरिका की भूमिका से हम इनकार नहीं कर सकते। नहीं, अमेरिका की भूमिका से मैं इनकार नहीं कर रही हूं सर, लेकिन जब हम बांग्लादेश क्योंकि आप लेकर आए और बांग्लादेश की परिस्थिति को इस परिस्थिति से हम कंपेयर करके देखते हैं तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश दे दिया गया है और यहां ईरान में जो लड़ाई हो रही है वो कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ाई हो रही है। वहां पर महिलाएं अगर सड़क पर उतर रही हैं तो वो कट्टरपंथी इस्लामिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतर रही हैं, वो अपने हक की मांग कर रही हैं। हाँ, अमेरिका का इसमें अपना इंटरेस्ट है, वो खामेनेई के खिलाफ अगर हैं तो हो सकता है उनके वो क्योंकि न्यूक्लियर वो वेपन बनाना चाहते हैं इसलिए उनके खिलाफ खड़े हैं। ईरान लगातार डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करता है इसलिए डोनाल्ड ट्रंप उनके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी एकदम से देखा जाए कि बांग्लादेश अफगानिस्तान में भी आप देखिए कि तालिबान कौन है? क्या धर्मनिरपेक्ष है? तो फिर अफगानिस्तान में तो लड़कर भी बांग्लादेश सबसे बड़ी हार का अगर मुजस्समा कहीं बनेगा अमेरिका का वो तो अफगानिस्तान में बनेगा, जिस तालिबान को भगाने के लिए उन्होंने किया उसी के हाथ में तालिबान सत्ता है। अफगानिस्तान में जो चीज सूट करती है रणनीति उस हिसाब से बनाई जाए। ईरान में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ ये नेचुरल है, वो वहां के लोगों का प्रोटेस्ट है। बाद में अब जब एक पॉपुलर प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन बढ़ा तो कोई ताकत शामिल हो जाए, कोई डीप स्टेट शामिल हो जाए, वो सेकंड स्टेज की बात होती है। यहाँ जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ महसा अमीन की मौत के बाद हिजाब को लेकर के एक आंदोलन हम लोग देख रहे थे चल रहा है, वो बड़ा आंदोलन था और हम उसको सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी साजिश का नतीजा था, फिर उसको हम अंडरमाइन करेंगे। उसको थोड़ा जितना बड़ा आंदोलन था और जिस इशू को लेकर के है वो बड़ा इशू है, महिलाओं की मुक्ति, एक तरह से उनकी आज़ादी और उनके अपने जीने की शैली को लेकर के है। और अभी जो फिर दोबारा इस आंदोलन में दूसरा पहलू जुड़ गया वो महंगाई बेरोजगारी का है। आर्थिक पहलू वो क्या अभी अमेरिका हम लोगों के यहाँ क्या 4% से नीचे का रिजर्व बैंक ने रखा है कि महंगाई की दर 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वहां 42% महंगाई है।
और इस महंगाई की वजह से बेरोजगारी है, वहां चीजें इतनी महंगी हो रही हैं, तो वो एक जुड़ गया उसके साथ, एक महिलाओं की आजादी की लड़ाई। बांग्लादेश में भी अजीत जी एक छोटा सा मुद्दा था आरक्षण का। हाँ, तो देखिए, जो आप महिलाओं के अधिकार की बात करें तो एक छोटे से मुद्दे को ही बड़ा रूप दिया जाता है और उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा घुस जाता है। नेचुरल इशू होता है, लोग पॉपुलर प्रोटेस्ट के लिए उतरते हैं, फिर उसके बाद दूसरी ताकतें उसमें शामिल होती हैं। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है ईरान में तख्ता पलट करने में, बरसों से वो लगा हुआ है। और अभी हम लोगों ने देखा कि उसके 2 बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, नतांज में भी, इस्फहान में भी उसने अटैक किया वहां। और जो लेकिन ईरान क्या कर पाया सर? ईरान कुछ कर पाया अमेरिका के खिलाफ? ईरान का अलग, वहां क्या अमेरिका के साथ, अब यही हम लोग अगर वेनेजुएला से जोड़े हैं, अमेरिका क्यों, अमेरिका निकलना चाहता है यहां से भी, अपनी एक्टिविटीज कम करना चाहता है, क्योंकि उसके लोग वल्नरेबल हैं। कतर पर हमला हो गया ना, कतर पर उसका जो बेस है, भले मिली भगत थी, लेकिन कतर में अमेरिका के बेस पर अटैक हो गया। तो अमेरिका अगर अपने तेल के लिए, अपनी एनर्जी के लिए वहीं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही मजबूत हो जाता है, उसको जरूरत नहीं है इधर आने की मिडिल ईस्ट में, तो फिर इसको छोड़ देगा वो और यहाँ तख्ता पलट कर देगा वो। तो ये उसके अपने इंटरेस्ट है, वो एक बड़ा डायमेंशन वो जुड़ा हुआ है। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है ईरान के लोगों का, वहाँ की महिलाओं का, वहाँ के नौजवानों का, और एक बड़ी आबादी ऐसी जो बुजुर्ग भी हैं, आप जब सुबह चर्चा कर रहे थे तो वो देखा कि एक महिला जो है वो व्हील उस पर बैठ के अपना वो लेकर के बैसाखियों के सहारे जो है वो चल के प्रोटेस्ट जिन लोगों ने शाहजहां पहलवी का दौर देखा है, जिन लोगों ने एक लिबरल ईरान देखा है, वो भी तो चाह रहे होंगे कि वो लौटे। के लिए वापसी की बात हो रही है। ईरान की लड़ाई को बांग्लादेश की लड़ाई के साथ नहीं जोड़ सकते। दोनों जगह अमेरिका होगा, इससे इनकार मैं नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका यहाँ पर उस आंदोलन के बाद आया कि भैया ये मेरे लिए मौका हो गया। बांग्लादेश में उसने मौका बनाया और इस तरह से किया। ईरान को समझने के लिए 50 साल समझने पड़ेंगे, 60 साल समझने पड़ेंगे। बिल्कुल। यदि आप 4 तस्वीरें, मीनाक्षी जी मैं कह रहा हूं कि 1960 और 70 के दशक की ईरान को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये सामाजिक आजादी हमेशा से ऐसा कट्टरपंथी देखा। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 60-70 अगर वो तस्वीरें नहीं होती तो मैं कह ही नहीं सकती थी अच्छा ये भी ईरान था। तो 60-70 का दशक देखेंगे तो ये सामाजिक आजादी, महिलाओं की आजादी की लड़ाई है। और उसमें ये भी बाद में आया है, महंगाई और ये जो जितना बात है ये बाद में आया, ये उसमें एड ऑन हो गया और अमेरिका उसमें अपने हाथ सेकने में लग गया है। इसमें भी कोई वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जैन जी का ही केवल आंदोलन नहीं है, ये महिलाओं की आजादी का और सामाजिक आजादी का, इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई है ईरान की। उसको बांग्लादेश के साथ जोड़ के आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, इसको समझना पड़ेगा। ईरान की संस्कृति को, ईरान के मॉडर्नाइजेशन को, ईरान के विचार नहीं कर रहे हैं सर, ये डेमोक्रेसी की मांग में तो नहीं कर रहे, करे प्रिंस रहलवी को बुला लिया जाए, राजा वो उस समय डेमोक्रेसी की बात करो। डेमोक्रेसी हर चीज का इलाज नहीं होता ना, वो मोनार्क डेमोक्रेसी आएगी क्या आएगी। और रजा पहलवी या जो लोग शासक थे उस समय में ईरान ओपन सोसाइटी थी। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये ओपन सोसाइटी की लड़ाई है, ये सामाजिक आजादी की लड़ाई है, ये महिलाओं की आजादी की लड़ाई है। अमेरिका अपने हित के लिए, सर एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका कहीं अपने हित के लिए मौका बनाता है और कहीं पर मौका देखता है तो वो चौका मारता है। तो ईरान में जो हो रहा है वो उसका चौका है और वेनेजुएला में उसने मौका बनाया है, या बांग्लादेश में उसने मौका बनाया है। अच्छा, रूस ने वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को सशस्त्र आक्रामकता करार दिया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमला किया जो बेहद चिंताजनक है और निंदनीय है। रूस ने कहा इस तरह के हमलों को सही ठहराने के लिए दिए जा रहे जितने भी तर्क हैं वो निराधार हैं। तो रूस क्या करेगा? सवाल तो फिर ये पूछा जाएगा, फिर रूस क्या करेगा? नहीं, रूस जो है ताइवान पर जब चीन हमला करेगा तो किसके साथ खड़ा है? बोल दिया था रूस ने, स्पष्ट बोल दिया तो चीन के साथ होगा, तो वो चीन के साथ खड़ा है। फिर इस पर कहां बहस हो रही है? ये जो लॉजिक दिए जा रहे हैं ना, जैसे ये लॉजिक है कि मादुरो अनपॉपुलर है या उन्होंने रिग्ड किया इलेक्शन, जो शेख हसीना के लिए भी दिया गया कि पिछला इलेक्शन आपने रिग्ड किया, आपने अपोजिशन को चुनाव नहीं लड़ने दिया, 46% पोल हुए, आपने सरकार बना ली। तो मादुरो अनपॉपुलर है, उन्होंने इलेक्शन रिग्ड किया पिछला, ये एक कारण बनाया जा रहा है। तो अनपॉपुलर होने के ग्राउंड पर अब दूसरा देश आकर के वहां अटैक कर। अच्छा, मोहम्मद यूनुस क्या बड़े पॉपुलर थे जो उनके हाथों में कमान थमा दी गई? पूरा अमेरिका। एक ही बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है। जिसके पास सत्ता है वो जिसको जहां जमता है वहां जाके कब्जा कर ले। ये नया एक मतलब दुनिया के अंदर बड़े देशों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। ताकत दे लो, सत्ता भी वहां पर हासिल कर लो, देश को कब्जे में ले लो, उसके संसाधन को अपने में कब्जे कर लो। मुझे लगता है नए साल की शुरुआत में जो शुरुआत की है अमेरिका ने, मुझे लगता है ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी।
सिर्फ वेनेजुएला तक ही नहीं जाएगी, अभी कई और दूसरे देश इसके चपेट में आने वाले हैं। नहीं, चीन का भी हम रिएक्शन दे दें। रूस का तो रिएक्शन हमने आपके सामने रख ही दिया है, और जो जैसा हम मानकर ही चल रहे थे कि चीन रिएक्ट करेगा अमेरिका की वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई को लेकर, चीन ने वही किया है, नाराजगी जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बीजिंग में एक बयान जारी किया और कहा अमेरिका का ये कदम हेजेमोनिक एक्शन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का खुला उल्लंघन करता है। तो क्यों चाह रहे हैं फिर वो भी ताइवान में ना जाए? खैर, चीन ने कहा कि अमेरिका की इस कार्रवाई से चीन को गहरी चिंता है और किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति के खिलाफ बल प्रयोग का कड़ा विरोध करता है। तो ये चीन का स्टैंड है। चीन और रशिया दोनों का स्टैंड हमने अभी दर्शकों के सामने रखा। देखिए, चीन जो है सिंगापुर को बर्बाद कर चुका है और अब ताइवान को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो चाइना को तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की नसीहत देने की का कोई हक है। रही बात जो मैं पहले बोला था कि चाइना और रसिया का बीच में आना कहीं ना कहीं ये जता रहा है कि इसका सामरिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए कि जो कैरेबियन कंट्री हैं 1.5 दर्जन, वहाँ अमेरिकी सेना पूरी तरह से जमावड़ा बनाई जा रही है और उसके चलते रसिया को और चाइना को ये लग रहा है कि जो लेफ्ट समर्थक वाले देश हैं वो यदि अमेरिका उन पे अधिग्रहित कर लिया, मैं अधिग्रहण शब्द की बात कर रहा हूँ, अधिग्रहित कर लिया, कब्जा कर लिया, तो हमारे लिए एक मुश्किल होगी, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं एक पोरस देख रहे हैं, तो कैरेबियन कंट्री से ही अमेरिका के लिए पोरस। तो क्या चीन युद्ध कर देगा अमेरिका? बात युद्ध की नहीं है, लेकिन हमें बंदोबस्त तो करके चलना पड़ेगा ना। जिस तरीके के हालात हैं, टकराव है आज रसिया और चाइना के साथ, तो आज कम से कम हम अपनी स्थितियों पे तो अब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो नहीं कर देगा हमला, क्या हम सीमा से अपनी सेना हटा लें? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए एक वैकल्पिक तौर पे तो उन्होंने जब अपना जमावड़ा बना दिया, वहां पे पूरी सेना अमेरिका की वहां पहुंच चुकी है और कैरेबियन कंट्री पे अपना पूरा दखल बढ़ा दिया है, तो चाइना भले हमला ना करे, लेकिन अमेरिका की तो जिम्मेदारी बनती है ना कि जब टकराव तनाव बढ़ रहा है तो हम वो सीमावर्ती क्षेत्र का बंदोबस्त अब चीन भी तेल निकालेगा या नहीं निकालेगा वेनेजुएला में, ये भी तो अमेरिका ही तय करेगा, वो कह चुके हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि वो जाएगा, वो जाता रहेगा, या जो नई सरकार आएगी उसके साथ क्या अरेंजमेंट होता है वो लोग तय करेंगे। लेकिन इसमें आप देखिए एक तरफ से हमको कई बार ये भी लगता है, एक अगर जो साजिश थ्योरी चलती है कि ये सब महाशक्तियों की एक मिलीभगत भी है, तीनों कि आप कर लो अपना पावर बना। वो क्या अमेरिका क्या है, अमेरिका ताइवान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ट्रंप और पुतिन, ट्रंप कितनी दोस्ती करना चाहते हैं पुतिन से, वो सरेंडर करना चाहते हैं पूरा यूक्रेन पुतिन के सामने। तो ये क्या लड़ाई हुई आपकी कि आप जिस पर उसने हमला किया है उस देश का सरेंडर करवाना चाहते हैं? आपको कह रहे हैं कि आप नहीं जीत सकते लड़ाई, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अमेरिका अब ताइवान पर किस लिए डिपेंडेंस थी उसकी? ताइवान पर उसकी डिपेंडेंस थी सेमीकंडक्टर के लिए। तो अमेरिका अपना सेमीकंडक्टर में अपने को आत्मनिर्भर बना रहा है। एक तो ताइवान से उस पर उसकी निर्भरता ये खत्म होगी, और दूसरा मामला उसका साउथ चाइना सी का है, जिसके थ्रू चाइना अफ्रीका तक पहुंचता है और वहां कृत्रिम द्वीप वो बना रहा है, समुद्र के बीच में भर के कृत्रिम द्वीप बना रहा है चाइना। तो अगर सिर्फ सेमीकंडक्टर की वजह से आप ताइवान को छोड़ दीजिएगा चाइना के भरोसे, तो फिर अमेरिका कोई सुरक्षित नहीं रह जाएगा। वो जिस साउथ चाइना सी के थ्रू रूट बना रहा है अफ्रीका और उधर पहुंचने का, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पहुंचने का, फिर उसमें कैसे करेगा? इसलिए अगर आप भारत के नजरिए से खड़े होकर विश्व में घटित हो रहे इन तमाम युद्धों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत का ये जो स्टैंड है, जो कोल्ड वॉर से लगातार चला आ रहा है आज तक, नॉन अलाइनमेंट, यही शायद सबसे बड़ा हथियार है जो भारत को मजबूत बनाता है। और अब क्या होगा, विश्व युद्ध एक और छिड़ेगा, कौन कहां पर जाकर लड़ेगा? क्या चीन ताइवान में जाकर एक जंग के लिए तैयारी कर चुका है? क्या ये जंग भी होगी या नहीं? इन तमाम मुद्दों पर, मसलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज कहानी कुर्सी की में बस इतना ही।